हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। बट अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा है तो आपको ये पता चलेगा कि इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के यूनिट 1 और यूनिट 2 के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। बच्चों, एक छोटा सा मिस्टेक है। एक्चुअली ये मिस्टेक जो है वो हमारा मिस्टेक नहीं है, ये इंस्टीट्यूट का ही मिस्टेक है। तो ये इंस्टीट्यूट का मिस्टेक मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ताकि आप लोग जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें तो आपको कुछ कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, इसमें 13th नंबर का क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा इसका क्लैरिफिकेशन देता हूं बच्चों। सी ये 13th नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेशनल इनकम हमें निकालने के लिए बोला गया था। तो इसमें एक मिस्टेक क्या हुआ है आंसर सॉल्व करते समय। ये एक्चुअली एमटीपी का क्वेश्चन है और ये आंसर भी इंस्टीट्यूट का आंसर है। ठीक है, तो इसमें क्या गलती हो गई ये मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आप लोग जब सॉल्व करें तो आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे एग्जैक्टली क्या मिस्टेक हुई है। ये इन्होंने सबसे पहले एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाला है जो आ रहा है 1829 करोड़। ठीक है, सो दिस इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट विच इज 1829 करोड़। ठीक बात है। अच्छा, और नीचे नेशनल इनकम जब निकाला है, सी योर दे हैव कैलकुलेटेड नेशनल इनकम। ओके, तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अभी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इन्होंने एक्चुअली गलत नंबर ले लिया क्योंकि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ऊपर कैलकुलेट किया है 1829 करोड़। तो यहाँ पे 1829 करोड़ रख के फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना चाहिए था। इन्होंने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट गलती से जीडीपी का नंबर ले लिया। जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो कैलकुलेट किया था ना, जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो कैलकुलेट किया है, जो एक्चुअली 2079 करोड़ है, दिस इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये इन्होंने गलती से यहाँ पे ले लिया है। तो एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि आंसर जो निकला है वो गलत निकला है। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, वेरी सिंपल, आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि 1829 करोड़ और फिर ये माइनस 40 करोड़ करना होगा। तो ये आपका जो आंसर आएगा दिस इज योर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेशनल इनकम। तो ये मिस्टेक है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है और आपको आंसर मैंने जो अभी बताया उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक बात है बच्चों। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट किया। चैप्टर 1 के 2 यूनिट्स थे, यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम लोग डायरेक्टली सीधा चैप्टर नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं। बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, इसके जितने भी यूनिट से बहुत आसान है यहाँ पे हर चीज समझना। ओके, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट यूनिट हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी इसका नाम पहले पढ़ लेते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो भी हमें पढ़ना है। ओके, तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 जो है वो एक्चुअली मनी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मनी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, पैसों से जुड़े हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स दिमाग में फिट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखो फाइनेंशियल मार्केट एग्जैक्टली क्या होता है। बच्चों फाइनेंशियल मार्केट एक बड़ा टर्म है और इस टर्म में दो इसके ब्रांचेस हैं, जैसे कि मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है ये यहाँ पे लिखा है, देखो ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है। ठीक है बच्चों, फाइनेंशियल मार्केट की जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें दो मार्केट्स आते हैं, दो तरीके के यहाँ पे हम लोगों को बाइफर्केशन करके ये दो कॉन्सेप्ट समझना है। एक होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। नाउ इकोनॉमिक्स में बच्चों मनी मार्केट को ज्यादा हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे और ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। कैपिटल मार्केट इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक बात है। अच्छा, कैपिटल मार्केट के नीचे लिखा है लॉन्ग टर्म अप्रोच। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म अप्रोच और एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बच्चों जब भी हम लोग कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्टॉक मार्केट को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रहा है। कैपिटल मार्केट मीन्स योर स्टॉक मार्केट। ठीक बात है। और बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि कैपिटल मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में जो सबसे अपेक्स अथॉरिटी है, ठीक है, जो रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट को, वो है सेबी। सही बात है। तो बच्चों ये एक्चुअली आपको नहीं पढ़ना है बिकॉज कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म अप्रोच होता है और ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लॉन्ग टर्म अप्रोच क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट में ऑब्वियसली हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म अप्रोच हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो उसमें एक साल के ऊपर का नजरिया होता है नॉर्मली। ठीक है, तो बच्चों ये स्टॉक मार्केट, सेबी, ये सब कैपिटल मार्केट का हिस्सा है और ये अभी हमें फिलहाल पढ़ना नहीं है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, हम लोगों को क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है मनी मार्केट। मनी मार्केट इज एक्चुअली शॉर्ट टर्म अप्रोच। शॉर्ट टर्म अप्रोच मतलब मनी मार्केट के जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे ना बच्चों, वो बेसिकली एक साल के
अंदर के होते हैं। और मनी मार्केट में एग्जैक्टली क्या होता है? मनी मार्केट में बच्चों यहाँ पे सबसे मेन अथॉरिटी, जैसे कैपिटल मार्केट में सबसे मेन अथॉरिटी है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी तरीके से मनी मार्केट में सबसे मेन अथॉरिटी यहाँ पे होगी आरबीआई, यानी कि सेंट्रल बैंक, अपेक्स बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए जो भी टर्मिनोलॉजीज है ये सारे हम लोग मनी मार्केट में समझते हैं। तो जो आरबीआई का रोल क्या है, आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आरबीआई किस तरीके से अपने ड्यूटीज को ओबे करती है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म अप्रोच होता है, ये आपको दिमाग में फिट करना है। ठीक है, तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग पहले, उसके बाद हम लोग थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्जन पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, कुछ पॉइंट्स इसमें से ऐसे हैं जो आपने या तो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर आपने सीपीटी का अगर एग्जाम दिया है तो आपने वहां पे भी पढ़ा होगा। ठीक है, फाउंडेशन में वैसे ये नहीं था, ठीक है, बट बच्चों 12th स्टैंडर्ड में डेफिनेटली आपने ये सीखा होगा। तो ये पॉइंट्स बहुत बेसिक है, पहले ये पॉइंट्स हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट थ्योरीज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक बात है? ओके, तो बच्चों फंक्शंस ऑफ मनी, ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, वेरी वेरी बेसिक पॉइंट। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी। ओके, तो बच्चों मनी जो है, आज हम लोग मनी किसको बोलते हैं, पहले मैं आपको ये चीज क्लियर करता हूं, वेरी इजी। देखो, आज हम लोग मनी बोलते हैं उस चीज को जो एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छाप रही है। ठीक है, मतलब इसमें आएगा करेंसी नोट्स, ठीक है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक बात है, तो हर वो चीज जो एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छाप रही है, ओके, तो ये करेंसी नोट्स हो गए या फिर कॉइन्स हो गए, ये सब मनी के डेफिनेशन में अब हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक बात है, जैसे कि बच्चों 10 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, 500, 2000, ये सारे के सारे जो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स भी, ठीक है, ये सब मनी के डेफिनेशन में आता है। ठीक है, तो बच्चों मनी का फंक्शन क्या होता है, मनी से हम लोग कौन सी चीजें कर सकते हैं आसानी से, ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे फर्स्ट और सबसे बेसिक फंक्शन पैसों का होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वेरी सिंपल, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या? बच्चों मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसों से बहुत आसानी से गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो। ठीक बात है बच्चों, मनी से क्या हो सकता है, मनी से आप मनी को एक्सचेंज कर सकते हो और मनी के बदले में आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल सकते हैं। अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी चीज खरीद सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज परचेस कर सकते हो। या फिर मान के चलो अगर आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज है और आप अगर गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हो तो आपको पैसा मिल सकता है। तो मनी क्या कर रहा है, मनी इज नथिंग बट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बच्चों बहुत पहले मनी के बहुत पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। ठीक बात है, आप लोगों को याद होगा बार्टर सिस्टम मतलब क्या। ठीक है बच्चों, बार्टर सिस्टम में क्या होता है, बार्टर सिस्टम में गुड्स या सर्विसेज के बदले में गुड्स या सर्विसेज मिलता है। ठीक है, तो बच्चों मान के चलो अगर किसी के पास चावल है और उसको व्हीट चाहिए तो राइस के बदले अगर वो व्हीट एक्सचेंज कर रहा है, दिस इज एक्चुअली बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम तो बंद हो चुका है, अब हम लोग मनी किसको बोलते हैं, अब हम लोग मनी करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स को बोलते हैं। तो मनी का बेसिक फंक्शन क्या होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी से हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल बेसिक फंक्शन ऑफ मनी। ठीक बात है। अच्छा, और क्या लिखा है यहाँ पे, सेकंड फंक्शन, यस, यूनिट ऑफ अकाउंट। बच्चों यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है, मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अगर बहुत अलग अलग डिफरेंट चीजें और मेरे को ये अलग अलग चीजों को कंपेयर करना है, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को लैपटॉप को कंपेयर करना है, लैपटॉप को कंपेयर करना है फोन से। ठीक है बच्चों, कहने को तो लैपटॉप और फोन दो बहुत अलग चीज है, ठीक है, बट अगर हमें कंपैरिजन करना है लैपटॉप का फोन से तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखो कोई भी चीज को कंपेयर करने के लिए दोनों के यूनिट को हमको सेम तरीके से तोलना पड़ेगा, मेजर करने के लिए हमें यूनिट सेम होना चाहिए, तब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप और फोन बहुत अलग चीज है, तो मैं अलग अलग चीजों को कंपेयर कैसे करूं, बहुत आसान है। डिफरेंट चीजों को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप उसे नंबर्स में मेजर करो, मतलब बेसिकली आपको उसको रुपी के टर्म्स में, मनी में मेजर करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज लैपटॉप की कीमत है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए का लैपटॉप है, और मान के चलो फोन जो मेरे को चाहिए मार्केट में वो 25,000 रुपए का है, 25,000 रुपीज का फोन है। तो जो अब देखो, अब ये दो अलग अलग चीजें कंपेरेबल बन गई है। कैसे? क्योंकि दोनों को हमने सेम यूनिट में यहाँ पे मेजर किया है और इन दोनों का यूनिट है रुपीज। ठीक है, तो बच्चों 50,000 रुपीज में लैपटॉप मिल रहा है, 25,000 रुपीज में फोन मिल रहा है। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लैपटॉप महंगा है फोन से?
ऑब्वियसली हम लोग ये कंपैरिजन कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि हमने दोनों को भी मनी में तोला है, मेजर किया है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक लैपटॉप जो है वो दो फोन के बराबरी का है। ठीक है, तो एक लैपटॉप का वर्थ जो है वो दो फोन के वर्थ के बराबरी का हो गया। तो ये सारे हम लोग कंक्लूजन्स कब निकाल सकते हैं, जब हम लोग डिफरेंट चीजों को मनी के टर्म्स में मेजर कर सके तब। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब अलग अलग चीजों का यूनिट होता है। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं इसको। कॉमन मेजर मतलब लैपटॉप और फोन अलग चीज है, दोनों का कॉमन मेजर क्या है, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, आंसर इज रूपी। दोनों को भी हम लोग मनी में मेजर कर सकते हैं और कंपैरिजन पॉसिबल होगा। कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक बात है। सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों, टेबल और चेयर का कंपैरिजन करना है, फिर से वही करो। ठीक है, अलग अलग चीजों को आप कंपेयर कर सकते हो अगर आप उन्हें मनी में मेजर करो तो। इनफैक्ट अगर आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करोगे, हम लोग नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, ठीक है, हम लोग जीडीपी कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जीडीपी या नेशनल इनकम में हम लोग अपने देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है हम लोग उसका वैल्यू ऐड करते हैं जीडीपी में। सही बात है, ये हमने पढ़ा भी बच्चों। तो अलग अलग चीजों का वैल्यू ऐड कैसे करूं, टेबल का वैल्यू और चेयर का वैल्यू ऐड कैसे करूं। किसी ने टेबल बनाया, किसी ने चेयर बनाया, वेरी इजी। दोनों को आप मनी में मेजर करो और सिंपली आप ऐड करो। ठीक है, लैपटॉप प्लस फोन कितना होगा, वी डोंट नो, बट लैपटॉप को अगर मैं मनी में मेजर कर रहा हूं और फोन को भी मैं मनी में मेजर कर रहा हूं तो अब एडिशन पॉसिबल है। एक लैपटॉप और एक फोन का टोटल पता नहीं है, बट एक लैपटॉप और एक फोन का टोटल हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग मनी में दोनों को मेजर करते हैं। तो दोनों का टोटल कितना होगा, अगर कोई पूछता है दोनों का टोटल कितना है, तो वेरी इजी, दिस इज 75,000। ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि मनी जो है वो कॉन्सेप्ट आया है इसलिए। ठीक बात है, वेरी वेरी सिंपल, राइट। थर्ड फंक्शन क्या लिखा है, थर्ड फंक्शन इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? देखो बच्चों, जब से मनी इन्वेंट हुआ है हम लोग बहुत अलग अलग चीजों को मनी के फॉर्म में यूज कर चुके हैं। अभी हम लोग जो लेटेस्ट जो मनी जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो है अगेन योर करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। ये पॉपुलरली हम लोग इसको ही मनी बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एग्जैक्टली क्या होता है? बहुत पहले जब बार्टर सिस्टम था तब लोन का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, बहुत पहले जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था, यानी कि लोग गुड्स के बदले गुड्स ले रहे हैं, ये बार्टर सिस्टम में लोन का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, लोन का कॉन्सेप्ट कब आया? लोन का कॉन्सेप्ट बच्चों जब से मनी का कॉन्सेप्ट आया है तब से लोन का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, और इसी लोन के कॉन्सेप्ट को हम लोग नाम देते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, डेफर्ड मतलब क्या? डेफर्ड मतलब रुक रुक के पे करना, धीरे धीरे पे करना। ठीक बात है। अच्छा, आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओके, तो बच्चों क्या होता है, देखो बैंक क्या करती है, बैंक लोन दे रही है। मिस्टर ए नाम के एक पर्सन को बैंक ने लोन दिया। ठीक है, बैंक ने लोन दिया मिस्टर ए को 10 लाख रुपए का। ठीक है, अच्छा बच्चों अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अगर बैंक किसी भी बिजनेसमैन को मान के चलो लोन देती है तो बैंक क्या ये लोन का पैसा यहाँ पे इतना ही पैसा वापस वसूल करेगी? अगर 10 लाख का लोन दिया है मिस्टर ए से, मिस्टर ए को 10 लाख का लोन दिया है, तो अब क्या मिस्टर ए से सिर्फ वापस फिर से रिटर्न 10 लाख ही वसूल किया जाएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर बैंक लोन दे रही है तो ये कैपिटल हो गया और कैपिटल पे बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। ऑब्वियसली लोन पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो बैंक क्या बोलती है? बैंक बोलती है देखो आपको हमने 10 लाख दिया है, आप इसको आराम से रीपे करना, बट जब भी आप रीपे करोगे तब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में आप इसको रीपे करना। ठीक बात है बच्चों, बेसिकली यहाँ पे बोलने का मीनिंग है, बोलने का मीनिंग ये है कि बैंक ने पैसा दिया जिससे मिस्टर ए अपना बिजनेस चला सकता है, और जब भी उसको लोन रीपे करना है तो इंटरेस्ट के साथ में लोन को रीपे करना है। इसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब आज पैसा ले लो, रुक रुक के आराम से दो, बट इंटरेस्ट के साथ दो फिर। और ये कॉन्सेप्ट कब पॉसिबल होगा? जब हम लोग मनी का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे तब। बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। ये पॉसिबल होता है अगर हम लोग मनी जैसी चीज को इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो। ठीक बात है। तो बच्चों ये अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। बच्चों अगर ये फंक्शन नहीं होता है अपने कंट्री में, मान के चलो लोन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो बिजनेस चलेंगे कैसा? ठीक है, ठीक है। आज बिजनेस चलता क्यों है? क्योंकि बैंक जो है वो जरूरतमंद लोगों को लोन देती है और लोन से बिजनेस चलते हैं, लोगों को जॉब मिलता है, जॉब से लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है, यही पैसा फिर वापस बैंक के पास वो जमा करते हैं सेविंग्स के फॉर्म में। तो ये साइकिल चलने के लिए बैंक का इंपॉर्टेंस बहुत है। ठीक बात है, और ये सब मनी के वजह से ही पॉसिबल है बच्चों। सो दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, अभी तक 3 फंक्शंस मैंने बताया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि हम लोग आसानी से गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं मनी के थ्रू, मनी मीडियम है। ठीक है, यूनिट ऑफ अकाउंट,
हर हम लोग अलग अलग चीज को मनी में तोल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं जीडीपी नेशनल इनकम निकालते समय। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब लोन का कॉन्सेप्ट पॉसिबल हुआ है, रुक रुक के पे करने का कॉन्सेप्ट पॉसिबल हुआ है मनी के वजह से। और लास्ट यहां लिखा है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब स्टोर करना, ठीक है बच्चों। ये देखो, मनी जो है वो ऐसी कोई चीज को हम लोग बोलना चाहिए जिसे हम लोग आज स्टोर करके रखेंगे तो फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज को आप स्टोर कर रहे हो, स्टोर क्यों करते हो? वेरी सिंपल, आज मैं कोई भी चीज को स्टोर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज मेरे को वो चीज की जरूरत नहीं है, बट फ्यूचर में लग सकती है। पैसों को क्या लोग स्टोर करते हैं? बिल्कुल, स्टोर करना मतलब अलग करके रखना। बच्चों दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन। आप लोग देखो, कोई भी अकलमंद पर्सन जितना भी पैसा कमाता है, कभी भी सारा पैसा वो खर्च नहीं करेगा। तो इनकम में से कुछ अगर कंजम्पशन पे खर्चा करता है, बचा कुछ सेविंग होगा। लोग क्या करते हैं, लोग बहुत बार सेव किया हुआ पैसा खुद के घर में रखते हैं, स्टोर करते हैं या फिर बैंक में रखते हैं, जो भी। बच्चों स्टोर ऑफ वैल्यू, ये फंक्शन बहुत कमाल का फंक्शन। स्टोर ऑफ वैल्यू से क्या होगा? स्टोर ऑफ वैल्यू से आज मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, बट आज मेरे को पैसों की जरूरत नहीं है, तो मैं आज उसको स्टोर करूंगा। फिर फ्यूचर में जब भी मेरे को पैसों की जरूरत पड़ेगी, मैं यही पैसा यूज कर लूंगा। कितने लोग ऐसे होते हैं जो पैसे स्टोर करते हैं, सेव करते हैं और फ्यूचर में यूज करते हैं, जब उनको अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए वो पैसा लग रहा है, बेटी की शादी के लिए पैसा लग रहा है। तो ये अलग अलग पर्पज के लिए लोग नॉर्मली स्टोर करते हैं पैसों को। सो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन ऑफ मनी। पैसों को स्टोर करोगे तो पैसा खराब नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का। तो ये 4 बेसिक फंक्शन है मनी के। ओके, तो बच्चों ये चीज आपको बिल्कुल सही तरीके से एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी आया तो आपको डिटेल में लिखना होगा। ये मैंने खाली बुलेट पॉइंट्स बताया, आप लोग एग्जाम्पल भी नोट करना है बच्चों। आपको ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्पल्स अगर आप नोट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब भी रिवीजन करोगे तब आपको याद आएगा, हाँ ये सब पॉइंट सर ने जो बताए थे वो अभी भी याद है। ठीक बात है बच्चों। फंक्शंस ऑफ मनी के बाद में नेक्स्ट हम लोग बेसिक पॉइंट पढ़ते हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। ओके, ये भी बच्चों मैं वही आपको शुरुआत में बोल रहा था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, कोई भी चीज को अगर हम लोग मनी बोलते हैं, जैसे कि अगेन मैं आपको वही समझा रहा हूं बच्चों, अभी हम लोग मनी किसको बोलते हैं? अभी हम लोग मनी बोलते हैं करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स को। सही बात है बच्चों, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स को आज हम लोग मनी बोलते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पे एक सिंपल चीज आपको बता रहा हूं। देखो, आज करेंसी नोट्स और कॉइन्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छाप रही है, कौन छापती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ये पैसे छाप रही है, तो ये पैसों के कुछ फीचर्स होने चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है। तो बच्चों देखो, अगर मान के चलो कोई भी मनी जो है, जो नोट छापा जा रहा है, जो कॉइन्स छापे जा रहे हैं, ठीक है, जो कॉइन्स मिंट किए जा रहे हैं, ये सब अगर ये फीचर्स नहीं दिखाएंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाएंगे, तो बहुत ज्यादा उसका मिसयूज किया जा सकता है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली मनी कोई चीज को होने के लिए क्या क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए। ठीक बात है। तो देखो यहाँ पे बच्चों सबसे फर्स्ट लिखा है, यस, जनरली एक्सेप्टेबल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों। जनरली एक्सेप्टेबल मतलब क्या? देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी पैसों को छाप रही है, ये लोग एक्सेप्ट करते हैं क्या? आंसर इज डेफिनेटली यस, ठीक है। मैंने आज तक एक भी ऐसे इंसान को देखा नहीं है जिसको पैसा देने के बाद, ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो नोट छापे ना, वो नोट देने के बाद वो लेने से मना कर रहा है, वो बोल रहे हैं नहीं नहीं मेरे को ये पसंद नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान मैंने देखा नहीं जो बोल रहा है अरे नहीं नहीं मेरे को गांधी जी पसंद नहीं, मेरे को है ना भगत सिंह चाहिए, भगत सिंह का नोट देगा तो लूंगा, गांधी जी का नोट मेरे को पसंद नहीं है, ये तू रख ले। नो वन विल टेल दिस, ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज बच्चों हम सब ने अपने करेंसी नोट्स को, कॉइन्स को एक्सेप्ट किया है। इनफैक्ट अगर कल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई और भी नोट छाप दे, अगर उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे हम लोग ऑथराइजेशन देखते हैं, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। 2000 रुपए का नोट बच्चों बहुत लेट इकोनॉमी में आया, ठीक है, बट जैसे ही यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए का नोट छापा और इकोनॉमी में लेके आया, इंट्रोड्यूस किया, हम सब ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। मैंने अभी तक कोई ऐसा पर्सन देखा नहीं जो बोल रहे मेरे को 2000 रुपए का नोट पसंद नहीं है, ये मैं डस्टबिन में डाल रहा हूँ। नो वन विल डू दिस, ठीक है। भले ही वो पेपर है, बट ये ऐसा पेपर है जिसने कभी डस्टबिन देखा नहीं रहेगा, ठीक है। बच्चों दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। मनी मस्ट बी जनरली एक्सेप्टेबल। तो सर ये बोलने की क्या बात है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल जनरली एक्सेप्टेबल होता ही है, तो ये फंक्शन में क्यों लिख दिया? बिकॉज कुछ ऐसे भी देश है जहां के लोगों ने उनके ही खुद के कंट्री के करेंसी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट जिम्बाब्वे।
ठीक है बच्चों, जिम्बाब्वे की कहानी मैं आपको बता दूं एकदम ब्रीफली, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जिम्बाब्वे में प्रॉब्लम ये था कि इतनी महंगाई बढ़ गई थी, इतनी महंगाई बढ़ गई थी कि वहां के लोग तंग आ गए थे महंगाई से, और महंगाई से तंग आके उन्होंने खुद की करेंसी को, जिम्बाब्वे का जो डॉलर है उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ठीक है, वहां के लोगों को विश्वास ही नहीं है उनके करेंसी पे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूएस डॉलर को एक्सेप्ट करना चालू किया। आई एम टॉकिंग अबाउट जिम्बाब्वे। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद के कंट्री के करेंसी को रिजेक्ट कर दिया, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूएस डॉलर को मान लिया खुद का करेंसी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये जो जिम्बाब्वे के जो लोग हैं परेशान हो गए थे बिकॉज ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब क्या, ठीक है बच्चों, ये मैं बताऊंगा आपको अगले चैप्टर में, बिल्कुल ये अगले यूनिट्स में कवर होगा। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब सिर्फ महंगाई नहीं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है बच्चों, नॉर्मली इंडिया में क्या होता है, इंडिया में नॉर्मली हम लोग पॉकेट में पैसे कैरी करते हैं और बास्केट में हम लोग कोई चीज कैरी करते हैं। ठीक है, बट जिम्बाब्वे में पूरा उल्टा हो गया था। जिम्बाब्वे में लोग बास्केट में पैसे कैरी कर रहे थे और पॉकेट में चीज मिल रही थी, मतलब बहुत सारे पैसों से बहुत कम चीज मिल रही थी। और ये हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ के लोग परेशान हो गए थे। तो हम लोग जो बोलते हैं जनरली एक्सेप्ट करते हैं लोग, इंडिया में बिल्कुल करते हैं। इंडिया में अभी तक ऐसा सिचुएशन हुआ नहीं है, बट कुछ देशों में ऐसा हो चुका है, जिम्बाब्वे जैसे देश में, कि उनके लोगों ने करेंसी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो मनी ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिसको इकोनॉमी में लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक बात है। अच्छा, और नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग मतलब क्या, ठीक है बच्चों, अगर आप लोग देखोगे तो करेंसी नोट्स और कॉइन्स ये ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मान के चलो कॉइन्स जो है, कॉइन्स का तो लाइफ बहुत ज्यादा होता है, इवन नोट का भी लाइफ अच्छा खासा होता है। अगर मान के चलो नोट फट गया, तो बच्चों नोट फटने के बाद में भी हम लोग बैंक के पास जाके नोट को एक्सचेंज करके उतने ही वर्ड का दूसरा नोट ले सकते हैं। सपोज 100 रुपए का नोट फट गए हैं, ठीक है, उसके 2 टुकड़े हो गए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 100 रुपए का नोट जो है जिसके 2 टुकड़े हो चुके हैं, ये दोनों भी टुकड़े लेके जाओ बैंक के पास, और बैंक इसे रिप्लेस करवाती है। और जो नोट जो फट गया है उसका क्या होगा, फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको छाप देगी। ठीक बात है। तो बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, 100 रुपए का नोट अगर फट गया तो आप लेके जा सकते हो, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि 100 रुपए के 2 टुकड़े करके उसके 200 रुपए ले लो। ठीक है, तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक्स ये चीज का ख्याल रखेगी, बैड जोक आई नो। ठीक है, बट बच्चों कमर्शियल बैंक्स जो है ये चीज का ख्याल रखती है, और कमर्शियल बैंक जो है वो ऐसे करेंसी नोट्स को भी एक्सेप्ट करती है। कॉइन्स के केस में भी सेम है। ठीक है, तो ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल। और क्या लिखा है नंबर 3, एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल, मतलब बच्चों रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए। देखो आप लोग एक काम करना, अगर आप मान के चलो पेट्रोल पंप पे जाते हो, और पेट्रोल पंप पे जाके अगर आपने सपोज आपके कार में 2000 रुपए का डीजल भरा है सपोज, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है बच्चों, 2000 रुपए के नोट अगर आप निकाल के दोगे ना, तो पेट्रोल पंप के जो भी एम्प्लॉइज होते हैं नॉर्मली दे हैव दिस टेंडेंसी, क्या करते हैं पता है, 2000 रुपए का नोट जो है ना वो धूप में ऐसे देखते हैं। क्यों देखते हैं धूप में, बिकॉज उन्हें ये शक होता है कि यार 2000 रुपए का नोट मिल तो गया, बट अगर सपोज नकली निकला तो, ठीक है, तो उन्हें नोट की परख होती है। सही बात है, उनको उस तरीके से ट्रेन किया जाता है, एम्प्लॉइज को पेट्रोल पंप पे नॉर्मली ट्रेन किया जाता है। इनफैक्ट हर जगह ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कस्टमर आपको पैसे दे, नोट दे, बड़ी नोट दे, तो आप पहले प्लीज कंफर्म कर लो कि ये नोट असली है या नकली है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल मतलब रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए कि ये नोट असली है या नकली है, तो ही उसका इंपॉर्टेंस रहेगा। अदरवाइज कोई भी नोट को यहाँ पे बेवकूफ बना के डुप्लीकेट नोट इशू कर सकता है। ठीक बात है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट वो लिखा है बच्चों, मस्ट बी डिफिकल्ट टू काउंटरफीट दैट इज नॉट इजिली रिप्रोड्यूसिबल बाय पीपल। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जो बहुत आसानी से लोग भी बना रहे हैं। ठीक बात है, ऐसा कभी नहीं होगा बच्चों की लोग जो है वो नोट का कलर जेरोक्स मार के, कलर फोटोकॉपी करके उसको मार्केट में फैला रहे हैं। नो, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, स्पेशल इंक यूज की जाती है नोट को छापने में, हर नोट का यूनिक नंबर होता है। ठीक है, हर नोट की एक अलग परख होती है। ओके, तो ये बहुत इजी बिल्कुल भी नहीं होता है नोट को छापना। ठीक है, तो लोग अपने हिसाब से नोट को छाप नहीं सकते ऑब्वियसली। ओनली एंड ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गॉट द मोनोपोली टू मिंट नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक बात है, तो ये आपको दिमाग रखना है। काउंटरफीट मतलब बच्चों नकली। ठीक है, काउंटरफीट मतलब डुप्लीकेट नोट्स इशू करना पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, रिलेटिवली स्केर्स बट हैज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। रिलेटिवली स्केर्स मतलब क्या बच्चों, रिलेटिवली स्केर्स मतलब मनी ऐसी चीज होना चाहिए जो आसानी से ना मिले। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि पैसों का झाड़ है और झाड़ से हम लोग तोड़ के उसको यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली। ठीक है, रिलेटिवली स्केर्स ये पॉइंट कैसे होगा, वेरी सिंपल, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला है अपने देश में
पैसे सिर्फ और सिर्फ आरबीआई छापती है, तो आरबीआई का क्या हो गया यहाँ पे, मोनोपोली। तो ये हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं कि दिस इज रिलेटिवली स्केर्स। आसानी से हर कोई छाप रहा है ऐसा थोड़ा ना है, प्राइवेट कंपनी छाप रहा है ऐसा भी नहीं है, इनफैक्ट गवर्नमेंट खुद भी नहीं छापती, आरबीआई के कंट्रोल में होता है कितने नोट छापना है, ठीक बात है। बट हैज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि सप्लाई बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, बट ज्यादा लोगों के कंट्रोल में नहीं है, इट इज रिलेटिवली स्केर्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। और क्या लिखा है, पोर्टेबल और इजिली ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, देखो पहले क्या होता था, पहले बार्टर सिस्टम में लोग अपने गाय भैंस भेड़ बकरियां इनको ही एसेट मानते थे, ठीक है। बार्टर सिस्टम के बाद में भी बच्चों हम लोगों ने ये अलग अलग चीजों को एसेट के फॉर्म में यूज किया है। अब आप लोग थोड़ा इमेजिन करो, गाय भैंस को इजीली कैरी करने आता है हमें, या हमें नोट्स और कॉइन्स को इजीली कैरी करने आता है, तो इसका आंसर होगा नोट्स और कॉइन्स हम लोग बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों अगर मान के चलो मैं मेरे जेब में लाख रुपए लेके घूम रहा हूँ, 1 लाख रुपए लेके घूम रहा हूँ, हो सकता है किसी को अंदाजा भी नहीं लगे, ठीक है। वॉलेट में आराम से मैं 2-2 रुपए के नोट, 50 नोट तो आराम से मैं फिट कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो इजिली हम लोग करेंसी नोट्स को कैरी कर सकते हैं बच्चों, एंड दिस इज समथिंग विच इज जस्टिफाइंग दिस पॉइंट। पोर्टेबल होना चाहिए, पोर्टेबल मतलब आराम से हम लोग उसको कहीं पे भी फिट करके कहीं पे भी इजिली हम लोग उसको घुमाने के लायकी का होना चाहिए वो, ठीक बात है। पोर्टेबल और इजिली ट्रांसपोर्टेड। आजकल तो बच्चों एटीएम कार्ड्स आ गए, इनफैक्ट एटीएम कार्ड्स भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, आजकल सब कुछ नेट बैंकिंग के थ्रू होता है, और अगर आपके बैंक में बैलेंस है तो आप फोन से बहुत आराम से पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट जो है आपके जेब में रखने की जरूरत भी नहीं है, आप इनफैक्ट उसको सीधा आपके फोन के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक बात है। तो पैसों को कैरी करना आज बहुत आसान हो गया है। अच्छा और क्या लिखा है, नेक्स्ट चीज पजेसिंग यूनिफॉर्मिटी। अच्छा इसका मीनिंग क्या है बच्चों, मेरे पास 2000 रुपए का नोट है और मेरे दोस्त के पास भी 2000 रुपए का नोट है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे 2000 रुपए का नोट का साइज बहुत बड़ा है और उसके 2000 रुपए के नोट का साइज बहुत छोटा है? ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छापे हैं, कलर भी सेम ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है बच्चों। 2000 रुपए के नोट जितने भी इंडिया में घूम रहे हैं, हर एक नोट सेम ही नजर आता है, सिर्फ उसमें माइन्यूट डिफरेंस डेफिनेटली होगा, हर नोट का एक यूनिक नंबर होता है, उतना डिफरेंस अगर हम लोग इग्नोर करें तो हर एक नोट सेम दिखता है, ठीक है। ऐसा रखना भी चाहिए, अदरवाइज लोग जो है वो हो सकता है कि एक्सेप्ट ना करे करेंसी नोट्स को, और कंफ्यूजन भी बहुत होगा कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। इसलिए जब भी आरबीआई पैसे छापती है तो बोल देती कि देखो ये नोट का साइज इतना है, एंड दिस इज समथिंग विच एवरीवन मस्ट नो। यूनिफॉर्मिटी होती है, यूनिफॉर्मिटी मतलब सब सेम ही नजर आता है, ओके। 2000 रुपए के नोट जितने भी इंडिया में, सबका साइज, शेप, कलर सब कुछ सेम दिखाई देता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा और क्या लिखा है, एंड डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स इन यूजेबल क्वांटिटीज और फ्रैक्शंस विदाउट लूजिंग वैल्यू। इसका मीनिंग क्या है, डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स मतलब बच्चों ये सिर्फ अपने को ये बोल रहा है कि नोट्स जब भी होंगे तो वो अलग अलग डिनोमिनेशंस की चाहिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिनोमिनेशंस, ठीक है, आपको बता रहा हूं बच्चों। अगर मैं आपको पूछूं कि अपने कंट्री में सबसे छोटा करेंसी नोट्स या कॉइन्स कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, तो मैं आपको पूरा लिस्ट बता रहा हूं। देखो 1 रुपए के नोट और कॉइन होते हैं, 2 रुपए का होता है, ठीक है, 5 रुपए का होता है, 20 रुपए का होता है, 50 रुपए का होता है, 50 रुपीज का, 100 रुपीज का, 200 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 तो बंद हो गया, 2000 रुपीज, ठीक है। देखो छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़े डिनोमिनेशन का भी करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स है। तो ऐसा क्यों होगा, बिकॉज अगर मान के चलो मेरे को बहुत छोटी सी कोई चीज परचेस करनी है, 1 रुपए की चॉकलेट परचेस करनी है, तो मैं 2000 रुपए का नोट नहीं निकालूंगा, अदरवाइज लोगों को बहुत तकलीफ होगी ट्रांजैक्शन करने में। तो अगर इकोनॉमी में बहुत आसानी से आपको ट्रांजैक्शन करना है, तो इसलिए आरबीआई क्या करेगी, छोटे से छोटे चीज से लेके बड़े से बड़े डिनोमिनेशन के चीजों को छापती है, ठीक बात है बच्चों। आपको एक चीज और बता दो, 1 रुपए का नोट और कॉइन वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है, ठीक है। 1 रुपए का नोट और कॉइन जो है ये सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में, सिर्फ इतना है, बाकी सब जो है वो कौन कर रहा है, बाकी सब आरबीआई कर रही है। ये एडिशनल पॉइंट मैंने बताया। कभी आप 1 रुपए का नोट चेक करना तो उसपे फाइनेंस मिनिस्टर का साइन होता है, ठीक बात है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी सब आप करेंसी नोट्स अगर देखोगे ना तो उसपे आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, ठीक है। दिस इज एविडेंस की आरबीआई हर चीज कर रही है, सिर्फ 1 रुपए के नोट और कॉइन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। ये थे बच्चों सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी सिंपल, ये भी आपको नोट करना है बच्चों। एक चीज मेरे को वापस बोलने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए कि मैं जो भी चीजें यहाँ पे आपको इस वीडियो में मैं अलग अलग पॉइंट्स आपको जो पढ़ा रहा हूं, हर पॉइंट आपको लिखना है,
ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा शुरुआत में कि हमें बहुत इतना पड़ रहा है। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं हर वीडियो में यही बोलता आ रहा हूं, आपको इसका रिवॉर्ड कुछ टाइम के बाद मिलेगा बच्चों, बिकॉज आप जब खुद के हैंड राइटिंग में लिखे हुए चीज को पढ़ते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होता है। और जब आप एक बार लिखते हो नोट्स में खुद के हाथों से, जब मैं पढ़ा रहा हूं, तभी बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर तभी लर्न हो रहा है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल दिमाग में रखना। ठीक है, तो अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत लिखना है, बट डेफिनेटली इसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच यू ऑल मस्ट नोट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है डिमांड फॉर मनी। ठीक है, ओके, तो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो है डिमांड फॉर मनी। ओके, सो दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। डिमांड फॉर मनी का बेसिक मीनिंग क्या निकालना है? देखो बच्चों, यहाँ पे डिमांड फॉर मनी मतलब ये ऐसा मनी है जो एक्चुअली बहुत आसानी से अवेलेबल है, जो पैसा लिक्विडली अवेलेबल है, जो लिक्विड मनी है, हम लोग सिर्फ उसी मनी को कंसिडर करेंगे। यहाँ लिखा है, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ओनली लिक्विड मनी इज कंसिडर्ड एंड नॉट द वन इन इन्वेस्टेड सिक्योरिटीज। ठीक है बच्चों, लिक्विड मनी हम लोग किसको बोलते हैं? लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? बहुत आसान है बच्चों, लिक्विड मनी मतलब वो पैसा जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपके जेब में या आपके घर में है। ठीक है, इसको हम लोग लिक्विड मनी बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड मनी क्यों बोल रहे हैं? व्हाई आर वी यूजिंग द वर्ड लिक्विड? बिकॉज जो पैसा आपके पास अवेलेबल है ना, आप उससे बहुत जल्दी आसानी से कोई भी चीज में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, वाटर लिक्विड है, वाटर कोई भी चीज का शेप ले लेता है। ठीक है, वैसे ही मनी होता है बच्चों, मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। मनी कोई भी एसेट के फॉर्म में आराम से उसका शेप ले लेगा। आज मेरे पास पैसे है, मेरे को फोन चाहिए, मैं पैसों से फोन खरीद लूंगा, मनी इज कन्वर्टेड इनटू फोन। आज मेरे पास पैसे है, मेरे को फोन से लैपटॉप खरीदना है, मनी इज कन्वर्टेड इनटू लैपटॉप। तो बच्चों जैसे पानी होता है जो अलग अलग कंटेनर का शेप लेता है, वैसे ही मनी भी लिक्विड है, मनी भी अलग अलग चीजों का शेप ले सकता है। मनी से हम लोग अलग अलग चीजें परचेस कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे डिमांड फॉर मनी का मीनिंग क्या निकालना है? हमें सिर्फ लिक्विड मनी को कंसिडर करना है। लिक्विड मनी मतलब दिस वुड मीन कैश। ठीक है, सिर्फ हम लोग कैश को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ओके, ओनली लिक्विड मनी इज कंसिडर्ड एंड नॉट द वन इन इन्वेस्टेड सिक्योरिटीज। जो आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने शेयर्स वगैरह परचेस किए, दैट इज नॉट लिक्विड मनी। क्यों? क्योंकि बहुत बार हो सकता है कि शेयर्स बिक नहीं रहे। ठीक है, आसानी से बिक नहीं रहे, तो शेयर्स लिक्विड नहीं है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ बच्चों। ठीक है, तो शेयर्स बहुत बार लिक्विड नहीं होते, बट लिक्विड मनी मतलब इसमें हम लोगों को सिर्फ कैश कंसिडर करना है। ओके, यहाँ लिखा है नॉट इंटरेस्ट बियरिंग, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग इक्विपमेंट। ऑब्वियसली बच्चों, अगर कैश आपके घर में है तो आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, बट अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया तो आपको इस पे इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो यहाँ पे इसका मैं एकदम बेसिक आसान भाषा में मीनिंग बताऊं तो मनी इन सेविंग्स अकाउंट विल बी कंसिडर्ड फॉर डिमांड फॉर मनी। ठीक है, तो जो सेविंग्स अकाउंट में आपका पैसा है, उसे हम लोग लिक्विड क्यों मान रहे हैं? डिमांड फॉर मनी में हम लोग उसको क्यों कंसिडर कर रहे हैं? बहुत ईजी बच्चों, जो सेविंग्स अकाउंट में आपका पैसा है वो आपका ही पैसा है, आप लोग उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। अगर किसी की भी पास एटीएम कार्ड है, तो एटीएम कार्ड से हम लोग, डेबिट कार्ड से इजीली पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं, और वो पैसा जो है वो बन गया लिक्विड एसेट, क्योंकि अब इससे हम लोग कोई भी चीज आसानी से खरीद सकते हैं। बट मनी इन फिक्स डिपॉजिट इज नॉट डिमांड फॉर मनी। एफडी का पैसा क्यों डिमांड फॉर मनी में नहीं लेना है? क्योंकि एफडी का पैसा लिक्विड नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अगर किसी ने 5 साल का फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, तो बच्चों फिक्स डिपॉजिट अगर 5 साल का है तो उसका मीनिंग ये होगा कि 5 साल के पहले वो उसको नहीं तोड़ सकता है। अगर बीच में से भी वो फिक्स डिपॉजिट को तोड़ देगा तो बैंक को पेनाल्टी भरना पड़ता है, उतनी आसानी से लिक्विड नहीं हो गया नहीं है। इसलिए फिक्स डिपॉजिट में जो पैसा रखा है उसे हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जो सिर्फ लिक्विड मनी है, हम लोग सिर्फ इसे ही कंसिडर करेंगे डिमांड फॉर मनी में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है बच्चों, अब आगे का पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बच्चों जैसे ही मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे इस चैप्टर का नाम अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड। इस यूनिट का नाम कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड, इंपॉर्टेंट थ्योरीज आगे लिखा है। बच्चों इस यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या बोला है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे थ्योरीज जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तब आपको मैं पहले से कुछ सीक्वेंस आपको समझा देता हूँ। देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कोई एक पर्सन आते हैं, कोई इकोनॉमिस्ट आते हैं, वो अपना थ्योरी सामने रखते हैं, इनके थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम होता है, दूसरे इकोनॉमिस्ट आते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं पहले वाला जो था ना उसके थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम था, हमारा थ्योरी ज्यादा बेहतर है। फिर तीसरा आते हैं, बोलते हैं नहीं तो दूसरे वाले के थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम है, हमारा थ्योरी और भी अच्छा है। तो बच्चों आप लोग ये यहाँ पे क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि थियोरीज जो भी है अलग अलग लोगों के, ठीक है, किसी भी थियोरी में कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती रह जाती है, तो दूसरे इकोनॉमिस्ट आके
उनके ही थ्योरी को इम्प्रोवाइज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बच्चों इस हिसाब से सबसे पहले मनी के थ्योरी को किसने बोला है, तो यहां लिखा देखो, डिमांड ऑफ थियरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो ये थियरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी जो है इसमें सबसे पुराना थियरी, ठीक है, जिसको हम लोग क्लासिकल अप्रोच भी बोलते हैं, दिस इज द फर्स्ट थियरी, राइट। इसको नंबर 1 लिख देता हूं। तो ये पहला थियरी बच्चों जिसको हम लोग क्लासिकल अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्लासिकल अप्रोच जो है वो फिशर ने बोला है। आइविन फिशर जो है बच्चों ये बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, ठीक है, और इन्होंने बहुत साल पहले, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज 1911 में इन्होंने ये थ्योरी बोला, क्लासिकल अप्रोच। ठीक है बच्चों, क्लासिकल अप्रोच के बारे में मैं आपको एकदम बेसिक चीजें पहले एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले इसका हेडिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, सी बच्चों हम लोग यहाँ पे थियरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी पढ़ रहे हैं। सही बात है, मतलब लोग पैसों का डिमांड कौन सी चीज के लिए करते हैं, तो इसके अलग अलग थियरीज बने। ठीक है, सबसे पहले थियरी को हम लोग नाम दे रहे हैं क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल इसीलिए बिकॉज ये बहुत पुराना थियरी था। ठीक है, क्लासिकल मींस ओल्ड और ट्रेडिशनल। ठीक है, क्लासिकल ये वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल या फिर एकदम पुराना, ओल्ड। ठीक है, अच्छा तो बच्चों अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो यहाँ पे ये थियरी जो है ये आयरविन फिशर ने बोला है। ओके, ठीक है बच्चों, पहले आपको बेसिक चीजें बता दो फिर हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। देखो बच्चों आयरविन फिशर जो थे ना, ठीक है, इनकी सोच बहुत अलग थी। ठीक है, इनका क्या मानना था इसको आप केयरफुली समझने की कोशिश करना। ओके, आयरविन फिशर जिन्होंने क्लासिकल अप्रोच रखा है, क्लासिकल थ्योरी सामने रखी है, इनके हिसाब से लोग पैसों का डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए सिर्फ खर्च करने के लिए। ठीक बात है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये बच्चों, इन्होंने क्लासिकल अप्रोच में सबसे ज्यादा फोकस किया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस फंक्शन पे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मतलब आयरन फिशर का बोलना यह था कि लोगों को पैसों की जरूरत सिर्फ खर्च करने के लिए होती है, पैसों का सिर्फ एक ही फंक्शन है। क्या फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब बहुत आसान है, इनके हिसाब से लोग पैसों का डिमांड करते हैं क्योंकि इन्हें पैसे चाहिए ताकि वो पैसों से गुड्स या सर्विसेज खरीद सके, दैट्स इट, दिस इज द ओनली फंक्शन ही फोकस्ड ऑन। ठीक है, मतलब इनके हिसाब से बाकी सारे फंक्शंस जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पे काम में नहीं है। जैसे कि स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू मैंने आपको अभी बताया बच्चों थोड़ी देर पहले, स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब लोग पैसा स्टोर करते हैं ताकि वो फ्यूचर में इसको यूज कर सके। बट आयरन फिशर के हिसाब से लोग पैसा स्टोर नहीं करना चाहिए, लोग सारा पैसा खर्च करना चाहिए। इनकी सोच ही बहुत अलग थी। ठीक है, तो ये मैं आपको एक एक पॉइंट पढ़ के अभी एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। ठीक है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस किया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे फोकस किया है। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो इसके दो नाम और है, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच क्यों बोल रहे हैं, वेरी सिंपल, बिकॉज ये बोल रहे हैं कि कैश जो है वो सिर्फ ट्रांजैक्शंस के लिए आपको यूज करना है। ट्रांजैक्शंस मतलब अगर पैसे तो खर्च करो, सेव मत करो। पैसे हैं आपके पास तो सिर्फ खर्च करो, सेव मत करो। पैसों का यूज सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए होता है, यही है मेन पर्पस, यही है मेन फंक्शन मनी का। आयरविन फिशर का बोलना था। ठीक है, लिखा है इट वॉज पुट बाय आयरविन फिशर ऑफ येल यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1911। इन्होंने एक बुक लिखी थी बच्चों, बुक का नाम आगे लिखा है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको अलग से बता रहा हूं। ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। देखो बुक का नाम भी वैसे लिखा है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, यानी कि मनी से हम लोग चीजें खरीद सकते हैं, मनी हमें परचेजिंग पावर दिला रहा है। ओके, अच्छा और क्या लिखा है, देखो यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू हिम यूज ऑफ मनी इज ओनली फॉर इट्स फंक्शन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इनके हिसाब से, ये भाई साहब के हिसाब से, हम लोग मनी को सिर्फ और सिर्फ खर्च करने के लिए यूज करना चाहिए, ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करना चाहिए। दिस मीन्स मनी इज डिमांडेड ओनली फॉर ट्रांजैक्शंस। इन अदर वर्ड्स पीपल डू नॉट सेव मनी। बच्चों आपको यहां पे अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या क्लासिकल अप्रोच आज प्रैक्टिकली रेलेवेंट है? ठीक है, तो बच्चों आपको एकदम सिंपल मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या लोग पैसे सेव नहीं करते हैं आज? आंसर इज नो, पैसा सेव करते हैं लोग। ठीक है, इनफैक्ट कोई भी अकलमंद पर्सन जब भी पैसे कमाएगा, ही विल सेव a part of his money a part of his income and then he will expend the remaining part। बिल्कुल, लोग आजकल पहले सेव करते बाद में खर्च करते हैं। ठीक है, पैसे कमा लिया, थोड़े बहुत साइड में रखो, सेव करो, बचा कुचा खर्च करो, ये टेंडेंसी भी बहुत लोगों की है। तो ये क्लासिकल अप्रोच आज रेलेवेंट नहीं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूं देखो मैं,
इन अदर वर्ड्स पीपल डू नॉट सेव मनी, दिस इज नॉट रिलेवेंट टुडे, नॉट रेलेवेंट टुडे। आज के जमाने में बिल्कुल ये रेलेवेंट नहीं है बच्चों ये थियरी, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ खर्चा करने के लिए लोग पैसों को यूज करना चाहिए, गलत हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे इनका जो इक्वेशन है एक्सचेंज का, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ठीक बात है, देखो बच्चों यहाँ पे इनका इक्वेशन जो है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन अप्रोच इज फॉर्मली स्टेटेड एज, दिस इक्वेशन इज MV इज इक्वल टू PT। ये क्या है, हर एक टर्म को मैं अब डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों, आपको बहुत फोकस करना है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये फॉर्मूला कहां से है वो समझ में नहीं आता। मैं आपको एग्जांपल से ये सब चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा MV इज इक्वल टू PT। अच्छा इसका मीनिंग क्या है, बहुत आसान है, देखो यहाँ क्या लिखा है, M इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी। मतलब M मतलब पूरे इकोनॉमी में कितना पैसा है, लोगों के पास कितना पैसा है जेब में, इसको हम लोग M बोलते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, M मतलब लोगों के पास कितना पैसा है, इकोनॉमी में कितना पैसा घूम रहा है, उसको हम लोग M बोलते हैं। ठीक है, V मतलब क्या होगा, V मतलब द ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, द ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, ट्रांजैक्शन वेलोसिटी मतलब हम लोग कितने तेजी से पैसा स्पेंड कर रहे हैं। सही बात है, हम लोग कितने तेजी से पैसा स्पेंड करें। मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर लिखा है P एंड देन T। P इज एवरेज प्राइस लेवल, यानी कि चीजों की कीमत कितनी है, और T है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि हम लोग कितने क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब हम लोग कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं। ठीक बात है बच्चों, आपको एकदम सिंपल यहां पे मैं एक एग्जांपल से ये चीज क्लियर करता हूं। ओके, अच्छा सपोज कोई पर्सन है जो बोल रहा है कि इसके पास है टोटल, इसका टोटल इनकम है 1 लाख रुपीज, सपोज 1 लाख रुपए इसके पास है। ठीक है, तो अब आयरविन फिशर आते हैं, आयरविन फिशर बोलते हैं अच्छा तेरे पास 1 लाख रुपए है, ओके वी विल कॉल दिस एज M। हम लोग इसे M बुलाएंगे, क्यों, बिकॉज दिस इज द मनी यू आर हैविंग। M मतलब क्या, लोगों के पास जितना पैसा है उसको हम लोग बोलते हैं M। M मतलब टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी। एग्जांपल है बच्चों, तो एग्जांपल के लिए आप लोग ये अज्यूम करो कि कोई पर्सन है जिसके पास 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो आयरविन फिशर क्या बोलते हैं, अच्छा 1 लाख रुपए है, एक काम करना कुछ भी सेव मत करना, सारा पैसा खर्च कर दे। ठीक है, वो पर्सन बोलता है अच्छा सर सारा पैसा खर्च कर दो। आयरविन फिशर बोलते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि पैसों का एक ही फंक्शन होता है, खर्च करने के लिए काम में आता है। ठीक है, ओके, तो अब क्या होगा, अब बच्चों यहां पे ये 1 लाख रुपए में से कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, आंसर इज 100%, सारा का सारा खर्च कर दिया। ठीक है, तो बच्चों यहां पे हम लोग 100% लेंगे ये इसका जो खर्च हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज योर V। V मतलब क्या, ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि ये पूरा का पूरा 100% खर्च कर रहा है, कुछ भी पैसा सेव नहीं कर रहा है, एवरीथिंग इज एक्सपेंडेड। ठीक बात है, ओके बहुत अच्छी बात है। M और V, तो बच्चों यहाँ पे 100% मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूंगा तो 1 लाख आएगा। 1 लाख का 100% कितना होता है, 1 लाख होता है। ठीक है, ये पर्सन सारा पैसा खर्च करने को रेडी हो गया। ओके, अच्छा बच्चों सारा पैसा खर्च किस पे करेगा, अलग अलग चीजों पे खर्च करेगा, तो अलग अलग चीजों की कीमत को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वांटिटी से। ठीक है, इमेजिन करो सपोज इसने मार्केट में 1 लाख रुपीज खर्च किए, किस पे खर्च किए, सपोज कोई ऐसी चीज परचेज की है जिसकी कीमत है 100 रुपीज। 100 रुपीज कोई चीज का मार्केट में प्राइस है, मार्केट में कोई चीज का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज। ठीक है, तो मार्केट में अगर कोई चीज की कीमत 100 है तो इसको हम लोग बोलेंगे P। P इज एवरेज प्राइस लेवल। ठीक बात है, इनटू मल्टीप्लाई करो, अगर ये मार्केट में जा रहे बच्चों, कॉमन सेंस अब आपको लगाना है, 1 लाख रुपए इसके पास थे, इसको सारा पैसा खर्च करना है। क्यों, क्योंकि आयरविन फिशर ने ये अज्यूम किया है कि जितना भी पैसा लोगों के पास है, लोग हर 1 रुपए को खर्च करने वाले हैं, कुछ भी पैसा सेव नहीं करना है, इनका असम्पशन है। ठीक है, तो बच्चों इनके हिसाब से अगर किसी के पास 1 लाख रुपए और मार्केट में मान के चलो कोई चीज की कीमत 100 रुपए चल रही है और ये एक ही चीज पे पूरा पैसा खर्च करे, अगेन अज्यूम करो, तो बच्चों कितने क्वांटिटी परचेस करना पड़ेगा, वेरी सिंपल, 1 लाख रुपए अगर आपके पास है और अगर मार्केट में कोई चीज की कीमत 100 रुपए और अगर आप पूरा खर्च करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यस 1000 क्वांटिटी परचेस करना पड़ेगा। तो 1000 क्वांटिटी आप परचेस करो, दिस इज नथिंग बट द ट्रांजैक्शन टी। ठीक है बच्चों, एकदम आसान भाषा में बोला जाए तो अब हो गया MV इज इक्वल टू PT, वेरी इजी।
ठीक बात है। आई होप दिस एग्जाम्पल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट अप्रोच किसने बोला है, क्लासिकल थियरी किसने बोला है, आयरविंग फिशर ने। आयरविंग फिशर ने कौन से साल में बोला है, 1911 में, और ये येल यूनिवर्सिटी के थे, और इनके थियरी का नाम है कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच भी बोलते हैं, क्वांटिटी थियरी भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने फोकस किया सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन पे, वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इनके हिसाब से लोग पैसा सेव नहीं करते हैं, सारा पैसा खर्च करते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा MV इज इक्वल टू PT। ठीक है, M मतलब हमारे पास टोटल कितना पैसा है, इकोनॉमी में कितना पैसा है, V मतलब वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, क्या मतलब हम लोग कितने तेजी से पैसों को स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, और P मतलब एवरेज प्राइस लेवल, मतलब मार्केट में चीज की कीमत क्या चल रही है, और T मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि हम लोग कितना क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं, कितनी बार हम लोग वो चीज खरीद रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ द इक्वेशन विल लुक लाइक MV इज इक्वल टू PT। अच्छा बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्लासिकल अप्रोच के बारे में, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट्स लिखने हैं डिटेल में। ठीक बात है, नीचे मैं MU नोट्स के थ्रू आपको यही चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। MU नोट्स आर ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, माय अंडरस्टैंडिंग नोट्स। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये नोटबुक में लिखना है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत सही तरीके से समझ पाएगा। ठीक है, तो ये माय अंडरस्टैंडिंग नोट्स में मैंने क्या लिखा है, ये जो भी अलग से मैं लिखा के ये दे रहा हूं बच्चों, दिस इज समथिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ के देखते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। MV रिप्रेजेंट्स मनी यू हैव एंड विलिंग टू स्पेंड, बिल्कुल सही है। MV मतलब अगेन 1 लाख रुपए थे, 100% मैं खर्च कर रहा हूं, तो अगेन 1 लाख रुपए मेरे पास है और मैं पूरा खर्च करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा MV बन जाएगा 1 लाख। MV बताता है कि आपके पास कितने पैसे हैं और इसमें से आप कितना पैसा स्पेंड करने को रेडी हो। 1 लाख रुपए थे, सारा स्पेंड करने को रेडी हो, तो 1 लाख बन गया मेरा MV। ओके, PT रिप्रेजेंट्स डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी मतलब मार्केट में अगर कोई चीज की कीमत 100 रुपए चल रही है और मेरे को 1000 क्वांटिटी खरीदना है, तो मेरे को कितने पैसों की जरूरत होगी, मैं कितना मनी डिमांड करूंगा, आंसर इज 1 लाख। सही बात है ना, वही तो हो गया। ठीक है, तो PT रिप्रेजेंट करता है डिमांड फॉर मनी, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी कीमत है ना, ठीक है, हम लोग सारे ही गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, जितना भी हमारे पास पैसा है, तो इस हिसाब से बच्चों मार्केट में जो भी गुड्स है, जो भी सर्विसेज, सब बिक जाएंगे। सही बात है, दिस इज द लॉजिक। ओके, अच्छा बच्चों, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट वॉज अज्यूम्ड बाय आयरविंग फिशर। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे आप लोग अगर ये चीज को समझने की कोशिश करो तो आपको ये दिमाग में बैठेगा। आयरविंग फिशर के हिसाब से आपके पास जो भी पैसा है, आप कुछ भी सेव नहीं करना चाहिए। अगर आप सेव नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो, जितना है पूरा ही खर्च कर रहे हो। अगर आप खर्चा करोगे तो बिजनेस का इनकम होगा। मैंने आपको ये बताया, देखो बच्चों, हाउस होल्ड एंड बिजनेस, ये चीज को आप समझने की कोशिश करना। हाउस होल्ड जो भी पैसे कमा रहा है, ये सारा का सारा बिजनेस को दे रहा है, पूरा पैसा खर्च हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे बिजनेस ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, क्योंकि इनका सारा सामान बिक रहा है। तो ऑब्वियसली ये बहुत लोगों को जॉब देंगे। कितने लोगों को जॉब देंगे, हर पर्सन को इकोनॉमी में जॉब मिलेगा। तो ऐसा कोई बचेगा ही नहीं कि जिसके पास जॉब नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं जो काम कर सकते हैं, उनको काम मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज फुल एम्प्लॉयमेंट। काम करेंगे लोग तो पैसे कमाएंगे, और पैसे कमाने के बाद फिर से लोग क्या कर रहे हैं, सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। दिस इज दी थियोरी। ठीक बात है। अगेन फुल एम्प्लॉयमेंट अज्यूम किया बच्चों आयरविंग फिशर ने। अगेन दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है। ये यहां पे मैं लिख रहा हूं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। दिस कैन नॉट हैपन इन रियलिटी। हम लोग देखते हैं इंडिया के केस में कितने लोग बेरोजगार है, इंडिया में बहुत ज्यादा, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। ये कोई भी देश में पॉसिबल नहीं है। अगेन ये थियोरी है, इसलिए हम लोग इसको थियोरी बोल रहे हैं। ठीक है, अजम्पशन है फिर से। ओके बच्चों, ये आयरविंग फिशर ने ये ऐसा बोला है कि फुल एम्प्लॉयमेंट मैं अज्यूम कर रहा हूं। एक्चुअली रियलिटी ये थी बच्चों कि आयरविंग फिशर जो थे, ये फॉलोअर थे जेबी से के। जेबी से एक और फेमस इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, एग्जैक्टली जेबी से का बोलना क्या था और जेबी से के फॉलोअर कैसे हो गए, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो बच्चों, जो जेबी से जो थे ना, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने अपना एक लॉ पुट किया था। ठीक बात है बच्चों, जेबी से ने क्या बोला, देखो जेबी से जो थे ना, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला एज पर सेज लॉ। सेज लॉ मतलब बेसिकली
ये जेबीसी के नाम से ये लॉ का नाम है, सेज लॉ। ठीक है, तो ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। बच्चों देखो ये बहुत खतरनाक चीज इन्होंने बोल दी है। ठीक है, इसका मीनिंग है मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों जेबीसी का बोलना क्या था? जेबीसी का बोलना ये था कि देखो आप गुड्स को बनाओ, बना कर रख दो, ऑटोमेटिकली लोग खरीदेंगे। फिर से बता रहा हूं बच्चों, जेबीसी का बोलना क्या था? जेबीसी का बोलना यह था कि आप गुड्स को बना दो, प्रोड्यूस कर दो, गुड्स को प्रोड्यूस करके रख दो, लोग ऑटोमेटिकली खरीदेंगे। आप पहले बनाओ तो सही यार, आप पहले सप्लाई तो करो, लोग ऑटोमेटिकली आएंगे, डिमांड करेंगे। बच्चों ये बात में अभी कुछ दम नहीं लगता है। ठीक है, बिकॉज अभी कोई भी अकलमंद पर्सन ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी पर्सन क्या ऐसा करेगा कि मैं पहले सप्लाई कर दूंगा फिर लोग आएंगे और ऑटोमेटिकली डिमांड करेंगे। नो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट बच्चों हम लोग पहले क्या करना चाहिए? पहले देखो कि आपके प्रोडक्ट का डिमांड है क्या। अगर आपके प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है तो आप सप्लाई क्यों कर रहे हो? नॉर्मली पहले क्या आना चाहिए? अगर हम लोग लॉजिक लगाए तो पहले डिमांड आना चाहिए ना यार। दिस इज मोर लॉजिकल। देखो पहले आपके प्रोडक्ट का डिमांड है क्या। अगर डिमांड है तो फिर वो प्रोडक्ट का सप्लाई करो। ठीक बात है बच्चों। आज जितने भी स्टार्टअप्स बन रहे हैं, ये स्टार्टअप्स क्या सोचते पता है? ये सोचते हैं कि यार ये प्रोडक्ट का डिमांड है क्या, अगर डिमांड है तो हम लोग क्यों ना सप्लाई करें। बिल्कुल ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये सारे के सारे जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जो बहुत अच्छे से तरक्की कर रहे हैं बच्चों, ये लोगों ने कुछ साल पहले अपना वेबसाइट लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? बिकॉज इन्हें लग रहा था कि ये इस चीज का डिमांड है, लोग घर पे बैठ के शॉपिंग कर सकते हैं, तब उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया, सप्लाई किया। कोई ऐसा नहीं करेगा कि पहले सप्लाई करके बाद में सोचेगा यार डिमांड है या नहीं। नो, इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में हम लोग डिमांड फोरकास्ट करते हैं। हम लोग पहले देखते हैं कि हमारी चीज का डिमांड है क्या। इफ देर इज डिमांड देन यू मस्ट प्रोड्यूस। बट ये जेबी से उल्टा ही बोल रहे हैं। ठीक है, जेबीसी का क्या फर्म बिलीफ था? अरे यार आप चीज बना के तो देखो, लोग ऑटोमेटिकली आएंगे। ठीक बात है। तो ये जेबीसी का बोलना ऐसा था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट बच्चों यही स्टेटमेंट को इन्होंने बिलीव किया, आयरविन फिशर ने। ठीक बात है। तो यहां पे वही लिखा है, दिस वाज प्रूव्ड रॉन्ग बाय जेम केन्स। बच्चों एवरीवन इज अ गैंगस्टर टिल जेम केन्स अराइव्स। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज जेम केन्स जो है, ये जो भी बोल चुके हैं बच्चों, ये आज तक काफी प्रैक्टिकली हम लोग इसको यूज करते हैं, इनके थ्योरीज को। ठीक है, तो बच्चों जेएम केन्स जो है ये बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी पर्सनालिटी है। ठीक है, तो जेएम केन्स ने बोला है कि आप जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला कि यहाँ पे जो थ्योरीज रहेंगे ना, यहाँ पे थ्योरीज में ऐसे ही होगा कि कोई कुछ बोल रहा है, बाद में दूसरा पर्सन आके बोलता है नहीं नहीं आप गलत हो, देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। ठीक है, तो बेसिकली यही हो रहा है यहाँ पे। ओके, दिस वाज प्रूव्ड रॉन्ग बाय जेएम केन्स। जेएम केन्स का बोलना क्या था? ये अब जेएम केन्स जो बोल रहे हैं ना, इनके बात में हमें दम लगता है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। पहले आप डिमांड देखो, और अगर कोई चीज का डिमांड है तो फिर आप सप्लाई करो। बच्चों आप लोग देखो, मार्केट में जो भी चीज लोगों को चाहिए, आज नहीं तो कल उसके लिए सर्विसेज या इंडस्ट्री बिल्कुल आ जाता है। ठीक है, जो भी चीज का डिमांड होता है ऑटोमेटिकली उसका सप्लाई भी क्रिएट होता है। ओके, तो बच्चों दिस इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। So this is more relevant. Okay, this was proved wrong. Which theory was proved wrong? जेबीसी का जो बोलना था वो गलत प्रूव हुआ। जेएम केन्स आते हैं और अब इन्होंने खुद का नया यहाँ पे अप्रोच रखा। जेएम केन्स की थ्योरी को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते बच्चों। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच आयरविन फिशर हैड सेड। ठीक है, कब की बात है ये? आयरविन फिशर ने बहुत साल पहले बोला था, और ये बोला था इन्होंने 1911 में, क्लासिकल अप्रोच। बच्चों आयरविन फिशर ने क्या किया? आयरविन फिशर ने ये इक्वेशन रखा, इसके बाद आयरविन फिशर ने ही इस इक्वेशन को एक्सटेंड किया, एक्सपांड किया। तो अब हम लोग यही चीज का एक्सटेंडेड या एक्सपांडेड वर्जन पढ़ते हैं, और वो पढ़ने के बाद वहां पे क्लासिकल अप्रोच होगा खत्म। ठीक बात है। तो बच्चों आयरविन फिशर के थ्योरी का एक्सपांडेड वर्जन क्या है? देखो यहां लिखा है, एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? mv इज इक्वल टू pt। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपांडेड वर्जन। हल्का सा चेंज किया है आयरविन फिशर ने। इनकी सोच अभी भी वैसी ही थी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला मनी को हम लोग यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस के लिए, एंड द ओनली फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक बात है। अच्छा बच्चों ये एक्सपांडेड वर्जन एग्जैक्टली क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, mv इज इक्वल टू pt पहले था, अब mv प्लस m1v1 इज इक्वल टू pt। अच्छा ये क्या है सर? ये m1v1 कहां से ऐड हो गया? यहाँ लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहाँ m1 का मतलब क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी। v1 इज वेलोसिटी इन सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी। ये क्रेडिट मनी क्या होता है? बच्चों देखो आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं। ठीक है, लोगों के पास पैसा कहां कहां होगा?
ठीक है, या तो लोगों के घर में पैसा होगा, ठीक है, मान के चलो सपोज कोई पर्सन बोल रहा है कि मेरे पास 1 लाख रुपए है मेरे घर में, ठीक है, एट होम, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। और कोई बोल रहा है कि सेम पर्सन बोल रहा है कि मेरे पास 1 लाख रुपए है घर पे और कुछ पैसे मेरे बैंक अकाउंट में भी रखे हुए, ऐसा वो पर्सन बोल रहा है, ठीक है। अगर उसको पूछा जाए कि तेरे बैंक में कितना पैसा है, तो वो बोल रहा है मेरे बैंक अकाउंट में है 5 लाख रुपए, ठीक है, ये सेविंग्स अकाउंट इसने ओपन किया था बैंक के पास और सेविंग्स अकाउंट में 5 लाख रुपए। तो बच्चों अब देखो यहां पे आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं, ठीक है, देखो अगर मान के चलो इस पर्सन ने टोटल जितने पैसे थे इसके पास, इसमें से 1 लाख रुपए घर पे रखे और 5 लाख रुपए अगर ये बैंक अकाउंट में रखता है, सेविंग्स अकाउंट में, जिसको ये कभी भी विड्रॉ भी कर सकता है, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट का पैसा हमारा ही पैसा होता है और हम लोग कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक बात है। तो बच्चों अब यहाँ पे टोटल पैसे कितने इसके पास, 6 लाख रुपीज, ठीक है। अच्छा, अगर आयरविंग फिशर को पूछा जाए कि 6 लाख में से कितना खर्चा करना है, तो उनका बोलना क्या होगा, सारा खर्च कर दो, क्योंकि स्टोर को बिल्कुल नहीं करना है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द ओनली फंक्शन ऑफ मनी, स्पेंड एवरी पेनी यू हैव, जितना भी है सब खर्च कर दो, आयरविंग फिशर का बोलना है, ठीक बात है। तो अब क्या होगा, देखो 1 लाख में से कितना खर्चा करो, 100%। 5 लाख जो सेविंग्स अकाउंट का है वो भी पूरा खर्चा कर दो। तो बच्चों ये 5 लाख जो है दिस इज एक्चुअली M1V1, ठीक है। एमवी मतलब क्या, एमवी मतलब ये वो पैसा जो आपके पास घर में है, ठीक है, और आप पूरा पैसा अगर खर्च कर रहे हो, तो बेसिकली ये कैसे निकालना है, या मैं आपको और डिटेल में अगर एक्सप्लेन करूं ना बच्चों, तो देखो यहाँ पे ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, यार M इज 1 लाख, 1 लाख रुपए जो मेरे घर में था, वेलोसिटी में पूरा खर्चा कर रहा हूं 100% प्लस, ठीक है। M1 मतलब क्या, क्रेडिट मनी को बोला जा रहा है। क्रेडिट मनी मतलब जो आपके बैंक अकाउंट में आपने रखा है, जो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, जो लिक्विड मनी है और जिसको आप वापस खर्च करने के लिए यूज करने वाले हो, ठीक बात है। तो M1 क्या है, M1 इज ₹5 लाख, ठीक है, एंड V1 इज अगेन 100%, पूरा खर्चा कर दो, ठीक है। तो इस हिसाब से 6 लाख रुपए आप पूरा का पूरा खर्च करोगे। पीटी इज इतने के गुड्स आप परचेस करो, प्राइस इनटू वॉल्यूम। तो इस हिसाब से बच्चों ये MV प्लस M1V1 इज इक्वल टू पीटी, ये एक्सटेंडेड या एक्सपांडेड वर्जन में हम लोग बैंक अकाउंट के पैसे को भी कवर कर रहे हैं, ठीक बात है। क्रेडिट मनी को डिटेल में अगर मैं बताऊं तो क्रेडिट मनी इज नथिंग बट योर कासा। सर कासा क्या है, कासा इज करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट का पैसा, ठीक है बच्चों। कासा ये बहुत फेमस एक्रोनिम है, ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगा। वैसे करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट का पैसा जो हम लोग कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट योर क्रेडिट मनी, ठीक बात है। बैंक में रखा हुआ पैसा जो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें एफडी का पैसा नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज अगेन द एक्सपांडेड वर्जन ऑफ आयरविंग फिशर्स थ्योरी, ओके। एमवी इज इक्वल टू पीटी, ये ओरिजिनल वर्जन था। एमवी प्लस M1V1 इज इक्वल टू पीटी, ये एक्सपांडेड वर्जन है, ठीक है बच्चों। ग्राफ देख लेते हैं इसका, ग्राफ से आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा, ओके। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे ग्राफ में हम लोग क्या करें, हम लोग एक्स एक्सिस पे लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन और वाई एक्सिस पे लिख रहे हैं डिमांड फॉर मनी। इसका मीनिंग क्या है, जितनी महंगी चीज होगी उतना ज्यादा आपको पैसों का डिमांड करना पड़ेगा, कॉमन सेंस है ना, ठीक है। तो बच्चों ये वही चीज लिखा है, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिमांड फॉर मनी। योर डिमांड फॉर मनी विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। हायर द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, ज्यादा महंगी चीज है तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत होगी उसको खरीदने के लिए, डेफिनेटली। तो डिमांड फॉर मनी विल इंक्रीज विद द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। महंगी गाड़ी खरीदना है मेरे को, तो मेरे को ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, मैं ज्यादा पैसों का डिमांड करूंगा खर्च करने के लिए। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है बच्चों, अगर दो वेरिएबल्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग नजर आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये देखो यहाँ पे इसी तरीके से ग्राफ ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ रहा है, ओके। इन शॉर्ट, अगर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन जो है ये अगर बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगा, ठीक है। सो दिस इज अगेन योर डिमांड फॉर मनी। यहाँ वही लिखा है, मोर द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस मोर शैल बी द डिमांड फॉर मनी, ठीक है, ओके। आई होप बच्चों ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया। सारे पॉइंट्स फटाफट नोट कर लो, ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली समथिंग विच यू मस्ट राइट डाउन। एग्जाम में अगर आपको अगेन क्लासिकल थ्योरी पूछा जाता है तो आपको एक्सपांडेड वर्जन भी लिखना पड़ेगा। एमयू नोट्स जो भी मैंने लिखा है वो अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट थ्योरी यहाँ पे बच्चों हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड थ्योरी की तरफ, और सेकेंड थ्योरी जो है ना बच्चों, इसका नाम है नियो क्लासिकल अप्रोच। पहले हमने क्लासिकल अप्रोच कंप्लीट किया, नाउ वी विल बी स्टडीइंग सेकेंड थ्योरी जिसका नाम है नियो क्लासिकल अप्रोच, ठीक है।
ओके तो बच्चों नियो क्लासिकल अप्रोच जो है ना, ठीक है, अब हम लोग ये शुरू करते हैं। और नियो क्लासिकल अप्रोच में भी कुछ इकोनॉमिस्ट जो है इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है बच्चों। कौन से हैं वो इकोनॉमिस्ट जिन्होंने नियो क्लासिकल अप्रोच को रखा है सामने? आंसर इज मार्शल, यस, अल्फ्रेड मार्शल की मैं बात कर रहा हूं, एंड पिगू। तो ये दो इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जिन्होंने नियो क्लासिकल अप्रोच को रखा है। बच्चों फिर से बता रहा हूं, पहला जो थ्योरी था वो क्लासिकल अप्रोच था, 1911 में बोला गया, येल यूनिवर्सिटी के आर्विंग फिशर ने बोला है, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो नियो क्लासिकल अप्रोच में और दो लोग आते हैं सामने और वो बोलते हैं देखो क्लासिकल अप्रोच से हम लोग हटके कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैश बैलेंस अप्रोच। ऐसा क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और कैम्ब्रिज अप्रोच, कैम्ब्रिज अप्रोच क्यों? क्योंकि ये दोनों भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आर्विंग फिशर येल यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते थे, ठीक है, वैसे ये दो लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते थे, ठीक है बच्चों। बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग इस यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं, ओके। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूं अल्फ्रेड मार्शल एंड एसी पिगो की, ये दो लोग बहुत फेमस थे। 1917 में इन्होंने अपना थ्योरी रखा। सो क्लियरली बच्चों 1911 में जो पहला थ्योरी आया था क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, इसको अपोज करके 1917 में ये दो लोग आते हैं और अपना खुद का थ्योरी सामने रखते हैं। ओके, देखते पढ़ के एग्जैक्टली कि इनका अप्रोच क्या था। बच्चों जैसे आयरविंग फिशर ने, मैंने आपको बताया आयरविंग फिशर ने ये माना था कि मनी का एक ही फंक्शन होता है, वो ये है कि मनी जो है उसका फंक्शन जो है वो खर्च करने के लिए मनी को हमको यूज करना है, ठीक है। मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे फोकस किया था आयरविंग फिशर ने। इन दो लोगों का बोलना था नहीं नहीं, मनी को हम अगर यूज करेंगे तो मनी को यूज करेंगे स्टोर करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। ये दोनों भी लोग जो है, ये दोनों भी इकोनॉमिस्ट जो है, ये स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन पे ज्यादा विश्वास रखता है, ठीक है। अच्छा, स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब क्या बच्चों, ये मैं आपको थोड़ा अभी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। सी, एसी पिगो एंड अल्फ्रेड मार्शल दोनों का भी मानना ये था कि मनी को हम लोग यूज करेंगे तो स्टोर करने के लिए करेंगे, ठीक है। हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज नहीं करेंगे, स्टोर करने पे हम लोगों का ज्यादा एम्फोसिस है। अच्छा, स्टोर करना मतलब बच्चों ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मनी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी, और सिर्फ यही एक ही फंक्शन पे इन्होंने ध्यान दिया, ठीक बात है। अच्छा, स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब क्या? आज अगर मेरे पास पैसा है तो मैं इसे स्टोर करके रखूंगा, मैं पैसा खर्च नहीं कर रहा हूं, बचा के रख रहा हूं। स्टोर करना मतलब पैसों को बचाना। कोई भी अकलमंद पर्सन पैसा बचाएगा तो उसका क्या रीजन है, क्यों कोई भी पैसा बचाता है? बहुत सिंपल है बच्चों, देखो आज मैं पैसा क्यों बचा रहा हूं, क्योंकि मेरे को आज पैसों की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आज पैसे बचा दी। मैं आज इसलिए बचा रहा हूं पैसा ताकि मैं फ्यूचर में यही पैसा मेरे मर्जी के हिसाब से जब जरूरत पड़े तब यूज कर सकूं, ठीक है। तो ये है मेन रीजन कि कोई भी पैसों को स्टोर क्यों करता है। ओके, यहां लिखा है बच्चों दो रीजंस, ठीक है, जो इन्होंने बोले। तो यहां लिखा है दिस वर्जन होल्ड्स दैट मनी इंक्रीजेस द यूटिलिटी इन द फॉलोइंग टू वेज। कौन से दो तरीकों से पैसों को स्टोर करने से हमें उसका यूटिलिटी मिलता है, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ता है। यहां लिखा है, सबसे पहले लिखा है फॉर ट्रांजैक्शंस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बच्चों ये फॉर ट्रांजैक्शन जो लिखा ना, ये यहां पे लिख रहा हूं, ये फ्यूचर ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा है। आज पैसे हैं मेरे पास, मैंने बचा के रखा, खर्च नहीं कर रहा हूं, स्टोर कर रहा हूं। क्यों स्टोर कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को आज जरूरत नहीं है, मेरे को फ्यूचर में जरूरत है। कितने लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। मान के चलो सपोज कोई जो पर्सन है उसने क्या किया, उसने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत पहले से, ठीक है, 10-15 साल पहले से वो पैसे स्टोर करते आ रहे हैं। कोई भी पर्सन स्टोर क्यों कर रहा है पैसा? बिकॉज उसको आज जरूरत नहीं है, बट फ्यूचर में जब बच्चे के एजुकेशन के लिए बहुत पैसा लगेगा तब वो क्या कर रहा है, तब उसके पास पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आज वो स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग आज पैसों को स्टोर क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ट्रांजैक्शंस के लिए काम में आएगा इन फ्यूचर। ओके, चलो ठीक है। और क्या लिखा है, एक्ट्स एज हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। बच्चों हमें नहीं पता कल क्या होगा, ठीक है। हो सकता है कि अगर कोई पर्सन को लग रहा है कि फ्यूचर में मान के चलो मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, ठीक है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, सर्जरी करवाना है, ठीक है, तो हॉस्पिटल के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि कब ये पैसों की जरूरत पड़े। तो इसलिए ये पैसे जो आज हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ये हम लोग हेज के तौर पे, हेज मतलब हम लोग अपना रिस्क कम कर रहे हैं। हम लोग फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी है, जो हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है इवेंट, तो उसके रिस्क को हम लोग कम कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अगर मान के चलो सपोज एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है,
ठीक बात है बच्चों, कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन आया है ये भी एक इमरजेंसी ही तो है, सही बात है। तो ये सारे के सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग आज जो पैसा स्टोर कर रहे हैं ना, हमारा रिस्क फ्यूचर का कम होगा, ठीक बात है। अच्छा तो बच्चों यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओके, कि ये है स्टोर ऑफ वैल्यू का इंपॉर्टेंस। ओके तो यही एक फंक्शन पे इन दोनों ने फोकस किया, अल्फ्रेड मार्शल एंड एसीपी को, ठीक है। कौन से साल में बोला इन्होंने? 1917 में बोला है, ऑब्वियसली आफ्टर 1911, क्योंकि 1911 में पहले क्लासिकल अप्रोच आया था आर्विंग फिशर का। अच्छा एक और नाम कैश बैलेंस अप्रोच बोल रहे हैं। क्यों अब इसको हम लोग कैश बैलेंस अप्रोच बोल रहे हैं, ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों कैश बैलेंस क्यों बोलना है? बिकॉज हम लोग कैश को ट्रांजैक्शन के लिए यूज नहीं कर रहे, कैश को हम लोग एक्चुअली बचा के रख रहे हैं। बैलेंस मतलब बेसिकली बचा के रखना, स्टोर करना उसको, ठीक है। अच्छा तो मुझे यहां लिखा है देखो, मार्शल एंड पिगो focused their analysis on the factors that determines individual demand for holding cash। मतलब इनका फोकस था कैश को होल्ड करने पे, ठीक है, बचा कर रखो, स्टोर करो उसको, ठीक है। These factors are prevailing interest rates। बच्चों यहां पे कुछ फैक्टर्स लिखे, मैं आपको इनके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई भी पर्सन कैश होल्ड करेगा, ये डिपेंड करता है मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब बच्चों आप लोग सिंपल सा यहाँ पे दिमाग लगाओ आपका, ठीक है, तो आपको ये ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट का अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे या कम इन्वेस्ट करेंगे? आंसर इज, अगर एफडी का इंटरेस्ट रेट मार्केट में ज्यादा होता है। बच्चों आपको एक चीज और बता दो, फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है, जो बैंक के पास हम लोग एफडी करवाते हैं, इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्केट में समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से फ्लक्चुएट होते रहता है, ठीक है। अगर एफडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक बात है, और खुद के पास कम रखेंगे पैसा, ओके। तो एफडी का अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, सही बात है। अगर एफडी का इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग इन्वेस्ट कम करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि एफडी में इन्वेस्ट करके कुछ मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि बहुत कम इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक बात है। सो दिस इज द लॉजिक। अच्छा और क्या लिखा है यहाँ पे देखो बच्चों, वेल्थ ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, वेल्थ ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, देखो रिच एंड पुअर, ऑब्वियसली रिच इज वेल्दी, पुअर इज नॉट ऑब्वियसली वेल्दी, ठीक है। तो बच्चों अगर अमीर कोई पर्सन है और गरीब कोई पर्सन है, तो अब आपको यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, ज्यादा पैसा कौन स्टोर कर सकता है, अमीर या गरीब? सिंपल आंसर क्या होगा, गरीब लोग ज्यादा स्टोर नहीं कर पाते हैं पैसा, क्योंकि इनके जो भी खर्चे होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, जो भी कमा रहे सारा पैसा खर्च हो रहा है, तो स्टोर बहुत कम करेंगे लोग, ठीक बात है। तो बच्चों पुअर के केस में यहाँ पे बहुत कम होगा स्टोर का, यहाँ पे मनी को स्टोर करने का डिमांड, और रिच के केस में बहुत ज्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अमीर लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं और बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है इनका, जो भी बचता है वो सब स्टोर ही होता है। लुक एट मुकेश अंबानी, ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बहुत लेक्चर्स में बता चुका बच्चों, 2018-19 में इन्होंने हर रोज 300 करोड़ कमाए हैं एवरी डे, ठीक है। तो अगर ये चाहे तो भी अगर खर्चा भी करे बहुत ज्यादा तो भी बहुत पैसा बचने वाला है। अगर पैसा बच रहा है और ये खर्च नहीं कर रहे तो बेसिकली स्टोर हो रहा है, तो स्टोर ज्यादा कौन कर सकता है? अमीर लोग। गरीब लोग स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि जितना भी कमा रहे बेचारे सारा खर्चा हो जा रहा है इनका, तो स्टोर बहुत कम होगा इनका, ठीक है। सो ये किस पे डिपेंड करता है? देखो अगर लोग कैश होल्ड कर रहे हैं तो ये फैक्ट जो है कैश होल्ड करने का, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज इंटरेस्ट रेट्स, सेकेंड इज वेल्थ ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, रिच एंड पुअर का। मुझे ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करना चाहिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। ये तो आपको लिखना ही है डेफिनेटली, ये जो भी मैं बता रहा हूं ना, आप लोग एग्जाम्पल अगर नहीं समझ में आएगा फ्यूचर में, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप अभी से लेक्चर के साथ ही आप थोड़ा बहुत कहीं रफ में इसको लिख सकते हो, ठीक बात है। अच्छा और क्या लिखा है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। मैं एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये चीज बहुत सही तरीके से समझ में आएगी। बच्चों अब देखो क्या होता है, मान के चलो मेरे को ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि स्टॉक मार्केट फ्यूचर में नीचे आएगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट फ्यूचर में थोड़ा नीचे आएगा ऐसा मेरे को लग रहा है, अंदाजा, ठीक है। अगर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट फ्यूचर में नीचे आने वाला है, तो आज आप क्या करोगे? आज आप पैसों को स्टोर करोगे, आज इन्वेस्ट मत करो। क्यों इन्वेस्ट नहीं करना है? कॉमन सेंस लगा बच्चों,
अगर मान के चलो मेरे को लग रहा है कि मैं अगर आज पैसा लगाऊंगा स्टॉक मार्केट में तो उसका भाव नीचे आ जाएगा, तो मैं आज पैसा लगाऊंगा ही नहीं, मैं डर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में भाव कम हो सकता है। तो अगर मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में स्टॉक मार्केट नीचे आएगा तो आज मैं पैसा ज्यादा खुद के पास स्टोर करूंगा। ठीक बात है। तो फ्यूचर में अगर मेरे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट नीचे आने वाला है, स्टॉक मार्केट नीचे आएगा, तो आज मैं पैसा ज्यादा खुद के पास रखूंगा कैश के फॉर्म में, तो स्टोर आज ज्यादा करूंगा। उल्टा कर लो इसको। उल्टा मतलब अगर मान के चलो मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट फ्यूचर में बढ़ने वाला है, अगर कोई भी आपको बोल देगा कि अगर फ्यूचर में कोई शेयर का भाव बढ़ने वाला, आपको ऐसा लग रहा है अंदाजा, ठीक है, फ्यूचर में स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा, ऐसा अगर आपको लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास पैसे कम बचेंगे। यू विल इन्वेस्ट मोर टुडे बिकॉज यू आर हैविंग दिस फीलिंग दैट इन फ्यूचर द स्टॉक मार्केट विल गो अप। फ्यूचर में अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आज आप पैसा लगाओगे, स्टोर कम करोगे। ठीक बात है। तो इस तरीके से स्टोर आप कितना करोगे ये डिपेंड करता है आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे, ये डिपेंड करता है आपके वेल्थ पे, आप अमीर हो या गरीब हो, ये डिपेंड करता है फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स। आई होप ये पॉइंट्स सारे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, फिर से क्विकली वापस बता रहा हूं, अभी तक हमने क्या किया, दो थ्योरीज हमने पढ़े। ठीक है, सबसे फर्स्ट थ्योरी थी क्लासिकल अप्रोच, जो रखा है अगेन आयरविन फिशर ने। इनका मेन मकसद था पैसों को हम लोग खर्च करने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड थ्योरी न्यू क्लासिकल अप्रोच, ये किसने बोला? अल्फ्रेड मार्शल एंड एसी पिगो ने बोला है। इन दोनों का बिलीफ ये था कि पैसों का मेन फंक्शन होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक बात है। अब इनका इक्वेशन हम लोग फटाफट चेक करते हैं बच्चों, दिस इज अगेन वेरी इजी। ओके, तो बच्चों इनके थ्योरी का जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज बन रहा है वो है MD इज इक्वल टू KP/। अच्छा, पहले आपको एक चीज मैं बिल्कुल यहां पे क्लियर कर देता हूं। देखो MD का मीनिंग क्या है? MD मतलब मनी का डिमांड। ओके बच्चों, देखो फर्स्ट थ्योरी में मनी का डिमांड कौन सी चीज के लिए था? क्लासिकल अप्रोच में मनी का डिमांड था खर्च करने के लिए। ठीक बात है। सेकेंड थ्योरी न्यू क्लासिकल अप्रोच में हम लोग मनी को कौन सी चीज के लिए डिमांड कर रहे हैं? खर्च करने के लिए नहीं, स्टोर करने के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां वो लिखा है MD यानी कि अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड, कौन सी चीज के लिए? स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम पैसों का डिमांड करेंगे इस थ्योरी में भी, बट कौन सी चीज के लिए हम लोग पैसों का डिमांड कर रहे हैं? ताकि मैं उसको स्टोर करके रख सकूं। ठीक बात है बच्चों। अभी यहां पे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, एकदम छोटा सा एग्जांपल, फिर हम लोग डिटेल में एग्जांपल दूसरा भी पढ़ेंगे। किसी ने 1 लाख रुपए कमाए, ठीक है, इसमें से इसको लग रहा है कि खर्चा होगा 60,000 रुपीज का, ये एक्सपेंसेस है इसके, और लग रहा है कि बचा कुछ है, इसको स्टोर करना चाहिए 40,000। ठीक है, तो ये 40,000 क्या हो जाएगा पता है? दिस इज नथिंग बट योर MD। ठीक है, MD मतलब क्या? अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड फॉर स्टोरिंग इट, जितना पैसा आप स्टोर करने के लिए डिमांड कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट योर MD। ठीक है, तो बच्चों यहां पे आपको दिमाग में रखना है, MD हम लोग 1 लाख को नहीं बोलेंगे, बल्कि हम लोग किसको बोलेंगे? 40,000 को। क्यों? क्योंकि हम लोगों को हमारे इनकम का सिर्फ उतना ही हिस्सा लेना है जो हम लोग एक्चुअली स्टोर कर रहे हैं। दिस इज समथिंग विच यू मस्ट कीप इन माइंड। ठीक बात है। अच्छा, ये KPY क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, देखो यहां पे लिखा है Y इज योर रियल नेशनल इनकम। ठीक है, अच्छा, और P क्या है? P इज योर प्राइस लेवल। अच्छा बच्चों, पहले आपको एक चीज क्लियर करता हूं, देखो यहां पे और क्या लिखा है? K इज प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम पीपल वांट टू होल्ड एज कैश। मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करता हूं, सुनो अच्छे से। देखो बच्चों, Y मतलब ये बोल रहा है रियल नेशनल इनकम। नाउ टू क्लैरिफाई दिस थिंग, मैं आपको ये चीज क्लियर बता रहा हूं, रियल इनकम में और नॉमिनल इनकम में फर्क क्या है ये मैंने आपको इसके पहले के चैप्टर में सिखाया था। नहीं याद है कोई बात नहीं, ठीक है, सभी के सभी लोग यहाँ पे गजनी है, याद किसी को नहीं रहता है, बादाम नहीं खाते हो, तो मैं बता रहा हूं रियल एंड नॉमिनल में डिफरेंस होता है। जी हाँ बिल्कुल। क्या डिफरेंस होता है? जब भी हम लोग रियल इनकम पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? रियल इनकम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे, प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं। रियल इनकम में हम लोग क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं। नॉमिनल में आप क्वांटिटी पे भी फोकस करोगे और प्राइस पे भी फोकस करोगे। ठीक बात है, फिर से बता रहा हूं, रियल इनकम में आपका फोकस किस पे होता है? क्वांटिटी पे। ठीक है, आपने कितना प्रोड्यूस किया एक्चुअली, अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करें मतलब रियल इनकम बढ़ेगा। ठीक है, और नॉमिनल इनकम क्वांटिटी और प्राइस दोनों को इंपॉर्टेंस दे रहा है। ठीक है बच्चों, अगेन नॉमिनल इनकम इंडिया का बहुत ज्यादा दिखाई देगा क्योंकि इंडिया में महंगाई बहुत है।
हम लोग अगर करंट प्राइस को लेंगे, चालू भाव को, इंडिया में हर साल चीजों की कीमत बढ़ती जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा देश बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। तो नॉमिनल इनकम जो है बच्चों, ठीक है, इसमें हम लोग प्राइस, करंट प्राइस पे फोकस करते हैं, ठीक बात है। रियल इनकम ज्यादा फोकस करता है क्वांटिटी पे, प्राइस बेस ईयर का हम लोग लेते हैं। ये अगर अभी भी आपको याद नहीं आ रहा है, इट विल बी बेटर इफ यू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट एंड देन कम बैक टू दिस पॉइंट, ठीक बात है। अच्छा, अभी देखो बच्चों, यहां पे y इज इक्वल टू रियल नेशनल इनकम लिखा है। तो रियल नेशनल इनकम मतलब बेसिकली ये किस पे फोकस करेगा, क्वांटिटी पे। तो एकदम आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो y इज नथिंग बट योर क्वांटिटी, दैट्स इट। सिंपल चीज में बता रहा हूं। y मतलब कितने पैसे आप कमा रहे हो, वैसा नहीं बच्चों। y मतलब सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करेगा, इसका मीनिंग यहां पे वैसा निकालना है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल आपको और दूंगा, ये 100% क्लियर होने ही वाला है, ठीक है। Y इज योर रियल नेशनल इनकम, हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, ओके। P इज योर प्राइस लेवल, ठीक है। प्राइस लेवल मतलब मार्केट में चीज की कीमत क्या चल रही है, ओके। तो अब आपको एक चीज और बताता हूं, क्वांटिटी इंटू प्राइस करोगे ना, मतलब Y इंटू P करोगे, तो ये आपका नॉमिनल इनकम निकलेगा, नॉमिनल इनकम निकलेगा। ये भी आप कहीं लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक बात है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों क्वांटिटी और प्राइस दोनों को कौन कंसिडर करता है, आंसर इज नॉमिनल इनकम, ठीक है। के क्या है, के इज प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम पीपल वांट टू होल्ड एज कैश, ठीक है। अब यहां पे ये एग्जांपल देखो, 1 लाख रुपए कमाया, ठीक है, 1 लाख रुपए कमाया, ओके। अब अगर इसको पूछा गया कि तेरे को कितना परसेंट खुद के पास रखना है, तो ये बोल रहा है मेरे को 40% कैश खुद के पास रखना है। तो ये 40% 1 लाख में से अगर ये खुद के पास स्टोर करने के लिए रखता है, then this K will be 0.4. Proportion of nominal income people want to hold as cash. If you are earning 1 rupee and if you want to hold with you 0.4, 40%, तो ये 0.4 क्या है, this is your K. सही बात है, ठीक है। अगेन एग्जाम्पल में लूंगा बच्चों अलग से, जिससे ये चीज और भी अच्छे से मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल, बहुत ध्यान देना आपको, जिससे आपको ये पूरा पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। Okay, Mr. A earns monthly salary of 30,000. Out of this, he wants to hold 30% as cash. बहुत सिंपल सा एग्जांपल रखा है। मिस्टर ए नाम का पर्सन है, हर महीने 30,000 रुपए कमाता है, ठीक है। और मिस्टर ए को इसमें से 30% कैश खुद के पास रखना है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब हम लोग यहाँ पे डिमांड फॉर मनी कैसे निकालेंगे, वेरी इजी बच्चों। देखो हम लोगों को फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, MD इज इक्वल टू P इंटू वाई इंटू के, ठीक है। अच्छा, अभी देखो बच्चों यहाँ पे प्राइस, बेसिकली P का मतलब क्या होगा, P का मतलब होगा 30,000 रुपीज पर मंथ। हर महीने कितना कमाया, 30,000 रुपए कमाया, ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली और क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू 1 मंथ ऑफ सर्विस। बच्चों ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, y 1 मंथ ऑफ सर्विस, ये कहां से आ गया। देखो ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया, मैंने आपको क्या बोला है, y डिपेंड करता है कि आपके क्वांटिटी पे, बेसिकली, ठीक है। क्वांटिटी मतलब क्या, यहाँ पे 1 मंथ ऑफ सर्विस, 1 महीना सर्विस दिया, जी हाँ, कितने पैसे कमाए, 30,000। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे P इंटू वाई कैसे निकालोगे आप, वेरी सिंपल, 30,000 इंटू 1 मतलब 30,000 रुपीज इसने कमाया। ये देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था बच्चों, P इंटू वाई अगर आप करोगे ना, तो हमें हमारा नॉमिनल इनकम निकालने मिलेगा। कैसे निकालोगे नॉमिनल इनकम, कितना कमाया, 30,000, कितने महीने कमाया, कितने महीने का सैलरी है, 1 महीने का, तो y रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। 12 महीने का सैलरी लेना है तो y हो जाएगा 12, ठीक बात है ना। अगर 12 महीने का निकालना है तो y 12 हो जाएगा और P 30,000 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों y रिप्रेजेंट्स की ये कितने बार हो रहा है, 1 मंथ ऑफ सर्विस, तो 1 होगा y, ठीक है। तो ये 30,000 इंटू 1 करोगे तो ये आ जाएगा अगेन 30,000, 30,000। इसकी कमाई कितनी हो गई, 30,000। अब क्या करना है, अब हम लोग पढ़ रहे एमडी मतलब मार्केट डिमांड, सॉरी मनी डिमांड फॉर स्टोरेज, आपको कितना पैसा स्टोर करना है। अब देखो ये पर्सन की इच्छा है कि जितना भी कमा रहा है इसमें से 30% ये कैश खुद के पास रखे, तो जितना परसेंट कैश इसको खुद के पास रखना है, दैट इज नथिंग बट द मनी ही इज डिमांडिंग फॉर स्टोरिंग इट। तो अब क्या होगा, के हो जाएगा 30%। मैंने आपको अभी बताया के का मीनिंग, के मतलब जितना ये कमा रहा है इसमें से कितना परसेंट इसको होल्ड करना है, दैट इज नथिंग बट के हियर, ठीक बात है बच्चों। इसके पहले के यूनिट का के अलग है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला है, ये अलग है, तो आप दोनों को मिक्स मत करना प्लीज, ठीक है, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज अननेसेसरली, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली क्या हो रहा है, पी वाई
और के, पी वाई और के अगर मैं करूंगा तो 30,000 में से इसको अब 40% अगर मैं करूं तो ये आएगा 9,000। बेसिकली एमडी इज इक्वल टू पी वाई के, एमडी कितना है, मतलब एमडी का कैलकुलेशन कैसे करोगे, पी इंटू वाई इंटू के, पी इज 30,000 इंटू वाई इज योर 1 इंटू के इज 30%। मतलब इसको 9,000 रुपए खुद के पास स्टोर करना है, क्योंकि इसको लग रहा है कि 9,000 रुपए अगर स्टोर करेगा तो इसको ये चीज फ्यूचर में काम में आएगी, फ्यूचर के रिस्क से ये चीज इसको बचा सकती है। ठीक बात है। अच्छा बच्चों, आपको एक सिंपल चीज और बता रहा हूं, देखो ओनली टू क्लैरिफाई दिस थिंग, अगर ये मिस्टर ए का हमें मनी का डिमांड निकालना है स्टोर करने के लिए साल भर का, कैसे निकालोगे? साल भर का अगर कैलकुलेशन करना है तो आप डायरेक्टली इसको इंटू 12 कर दो, सही बात है। बट ये कैसे निकलेगा मैं आपको और बारीकी से बता रहा हूं। पी हो जाएगा 30,000, ठीक है। वाई हो जाएगा, नाउ दिस इज 12 मंथ्स ऑफ सर्विस, तो वाई 12 लेना पड़ेगा, क्योंकि वाई क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। आपने कितनी क्वांटिटी सर्विसेज दी है, आपने 12 महीने की सर्विसेज दी है, इनटू 30%, सही बात है। तो इस हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन वापस सेम ही आंसर आएगा। ओके, खाली मैं बता रहा हूं, आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ वाई, ठीक है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये चीज बहुत सही तरीके से दिमाग में बैठ चुकी है। एग्जाम्पल भी लिखना है ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। ओके चलो ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पे इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यस, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, तो यहां पे लिखा है नॉमिनल इनकम और यहां लिखा है डिमांड फॉर मनी। जितना ज्यादा लोग पैसा कमाएंगे उतना ज्यादा स्टोर कर पाएंगे, ठीक बात है, सिंपल लॉजिक है। जितना मैं पैसा कमाऊंगा उतना ज्यादा मैं स्टोर कर पाऊंगा, मेरा खर्चा होने के बाद बहुत पैसा बचेगा। मुकेश अंबानी, सेम एग्जांपल बच्चों, 300 करोड़ अगर रोज कमाता है मुकेश अंबानी, मतलब उसका नॉमिनल इनकम ज्यादा है, तो स्टोर भी ज्यादा कमाएगा, स्टोर भी ज्यादा कर पाएगा, ठीक बात है। सो दिस इज द लॉजिक, डिमांड फॉर मनी विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन दी नॉमिनल इनकम। जितना नॉमिनल इनकम बढ़ेगा डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगा। रिलेशनशिप इज डायरेक्ट, दो वेरिएबल्स में अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ ड्रॉ किया है, दिस इज योर डिमांड फॉर मनी फॉर स्टोरेज विच इज इक्वल टू केपीवाई। बहुत इजी है बच्चों। अभी दोनों के ग्राफ अगर आप लोग देखोगे ना, सेम उसी तरीके से हम लोग ड्रॉ करें, ठीक है। पहले के अप्रोच का और ये नियो क्लासिकल अप्रोच का, ठीक है। यहां पे नियो क्लासिकल अप्रोच खत्म होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप लोग क्या करोगे, सारी चीजें लिखना है, ग्राफ भी ड्रॉ करना है, एग्जाम्पल भी लिखना है बच्चों, और ये सारे 500 के 500 पॉइंट्स आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर कोई स्टूडेंट इतना अच्छा डिटेल में लिखता है तो, ठीक बात है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे नीचे कुछ एमयू नोट्स लिखे हैं। एमयू नोट्स अगेन ये एग्जाम में लिखना नहीं है, फिलहाल आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये सब लिखा है। 2 अप्रोच हमने अभी तक खत्म किए बच्चों। नेक्स्ट अप्रोच जो है केनेशियन अप्रोच, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। एमयू नोट्स यहाँ पे क्या लिखे, ये हमारा रिवीजन भी बच्चों, ऐसा समझ लो। क्लासिकल अप्रोच और न्यू क्लासिकल अप्रोच में डिफरेंस बताया जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों क्लासिकल अप्रोच हमें बताता है कि पीपल विल स्पेंड मनी। स्पेंड मनी मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे हम लोग पैसों को यूज करना चाहिए, वी मस्ट स्पेंड मनी। न्यू क्लासिकल अप्रोच बोलते हैं नहीं नहीं, पैसों को खर्च मत करो, उसको स्टोर करो। दोनों के अप्रोच कितने अलग है, ठीक है। ओके, और क्या लिखा है, इन क्लासिकल अप्रोच पीपल डिमांड मनी टू कंज्यूम, खर्च करने के लिए लोग पैसों का डिमांड करते हैं। न्यू क्लासिकल में लोग पैसों का डिमांड कर रहे हैं ताकि वो उसको स्टोर कर सके। सो देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज 2 अप्रोचेस, ठीक बात है बच्चों। सारे पॉइंट्स लिखो, रिवीजन भी करना। अगले वीडियो में हम लोग पहले ये 2 थ्योरीज को रिवाइज करेंगे, फिर अगले थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है।